हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है तो सुपर एनर्जेटिक मिशन 100 में। और आज हम लोग वर्क एनर्जी का सेकंड पावर पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी पावर में फर्स्ट लेक्चर में जिस तरीके से आपने लेक्चर अटेंड किया, जितने कंसेप्ट आपने सीखे, वो लेक्चर ड्यूरेशन में भले ही 2 घंटा 10 मिनट का हो, लेकिन उसमें कंटेंट पूरे 5 घंटे के थे। अगर आपको लेक्चर कम करने में 4 घंटे लगे हैं, 4.5 घंटे लगे हैं, तो बेटा कम टाइम लगा है। 3 साढ़े 3 घंटे लगे तो कम लगा है सर। लेकिन 3 घंटे में यहां दे देंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? क्या चाहते हो? देखो बेटा, 3 घंटे में आपने टाइम कितना दिया ना, ये मैटर नहीं करता। आपने कितना पढ़ा ये मैटर करता है। पता है, यकीन में उतना ही कंटेंट मैं 7 घंटे में पढ़ाया था जो मैंने आपको 2 घंटे में पढ़ाया। उससे 10% 20% कम मान लो, तो 5 घंटे का कंटेंट है मिनिमम। तो अब तुम्हें उसमें चीजों को सीख के मजा आ रहा है। तो सोचो, जब इस लेवल पे मैं तुमको एक्सट्रीम हैप्पीनेस सिखा सकता हूं फिजिक्स पढ़ा के, और ऐसे ऐसे सवाल और ऐसे ऐसे कंसेप्ट सिखाए हैं तुम्हें, तो मुझे बस आसान चीज पढ़ा के मैं तुम्हें कहां भेज दूंगा बता? अगर मैं तुम्हें आसान चीजें पढ़ाऊं ना, तुमको और मजा है और एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलेगा। बोले अरे सर क्या पढ़ा है, जोरदार। तो मैं तुम्हें इतना टफ चीजें पढ़ा के, इस लेवल पे कंटेंट डिलीवर करके, जेई मेन के सारे क्वेश्चन एडवांस तक के क्वेश्चन पे पहुंचा के तुम्हें इतना खुश कर सकता हूं, तुम्हें एक्सट्रीम हैप्पीनेस दिला सकता हूं, तुम्हें फिजिक्स का नजरिया तुम्हारा चेंज हो सकता है, तुम्हें मजा आ सकता है। तो सोच, अगर कंटेंट कम कर दिया तो तेरा क्या होगा? तो मुझे बेवकूफ नहीं बनाना, मुझे तुम्हें खुश नहीं करना, मुझे तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं देना, मुझे सिलेक्शन के लिए पढ़ा। जितना मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं किसी भी चैप्टर पे, एक बार को तुम्हें थोड़ा दिक्कत आ सकता है मैनेज करने में, क्योंकि लेवल का कंटेंट है। लेकिन एक बार तुम कर लोगे तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, कोई भी टेस्ट पेपर उठा लो, 70 से 80% सवाल एज इट इज वही मिलेंगे जो क्लास में डिस्कस कर दिया। तो उठा के देख ले, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख लो, वही चीज ही मिलेगा, अलग मिल ही नहीं सकता। अगर मान लो उसी को मैं आधा कर दूं, बोलो कि देखो मेरा काम तो थ्योरी पढ़ाना, कंसेप्ट पढ़ाना, क्रैश कोर्स में इतना ही हो सकता है, तो सोचो मैं तुमको कितना झुमा सकता हूं। जब इतना हार्ड पढ़ा के तुमको मजा आ रहा है, तो इजी कर दूंगा तो क्या हो? इजी कर दूंगा तो मजा भले आ जाएगा, लेकिन फिर क्वेश्चन करने जाओगे तो डिफिकल्टी हो। अब देखो, अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा दूं तो हो सकता है मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में लेक्चर खत्म कर दूं, लेकिन तुम सवाल करने जाओगे तो तुमको नया सवाल मिलेगा। मैं वो नहीं चाहता ना, समझ रहे हो? तो ऑलरेडी तुम मेहनत कर रहे हो और तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर तुमको 3.5 4 घंटे लेक्चर लगे हैं, तो कितना टाइम लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कि उस टाइम में तुमने कितना कंसेप्ट पढ़ा, कितने क्वेश्चन करे, दिस इज इंपॉर्टेंट ना। दिस इज इंपॉर्टेंट ना। अगर मान लो मैं 1.5 घंटे में तुमको फ्री कर दूं लेक्चर लेके, और बाकी के 3 4 घंटे में तुम 10 सवाल लगाओ कहीं से, क्या फायदा? तो पहले आराम से समय दो थोड़ा सा। अब ये सोचो, पूरे साल भर में जितना लेक्चर नहीं कंटेंट पढ़ाया जाता है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और कोई भी चीज छोटी छोटी छोड़ नहीं रहा हूं। कई जगह ऐसा भी होता है कि कंटेंट बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है तो बीच में टॉपिक गायब हो जाते हैं। मैं आपको टॉपिक गायब नहीं कर रहा। एक परसेंटेज चेंज का भी कंसेप्ट था तो भी आधे घंटे का लेक्चर दिया। आज मैं सवाल परसेंटेज चेंज के करा के आगे बढ़ूंगा। तो कोई भी चैप्टर छोड़ देख ले, जितना मैंने पढ़ा है हर एक छोटी छोटी चीज बात करी है। पूरी काइनेमेटिक्स में ग्राफिकल एनालिसिस किया है, वेरिएबल एसिलेशन में कांस्टेंट एसिलेशन का सवाल करा है। तो कहीं भी देख ले, कई बार टॉपिक गायब रहते हैं। हर एक छोटी छोटी चीजें ईमानदारी से आपको बताते हुए चल रहा हूं। मैं स्किप एक भी चीज नहीं कर रहा हूं। तो आप ब्लाइंडली फेथ करिए और पढ़िए, और मैं बस यही चाहूंगा कि आप मेहनत करिए। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी लेकिन लड़िए। जब आप लड़ लेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तो अपने आप में इतना चेंज आएंगे। ऑलरेडी अब मैं देख रहा हूं कई बच्चे कह रहे थे सर मेरे 17 नंबर आते थे, आज मेरे 120 नंबर आ रहे हैं। पहले फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करता था, मजा आ रहा है, अब सवाल हो रहे हैं। तो इस लेवल पे कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं कि मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं। यकीन में मैंने जितना पढ़ाया, कहीं भी पूरे इंडिया में पूरे साल भर में जितना कंटेंट पढ़ाया जाता होगा ना, तो कंटेंट बैठ के मिला ले। तो इस लेवल पे भी पढ़ा के तुम्हारा नजरिया मैं बदल सकता हूं, फिजिक्स से तुम्हें फील करा सकता हूं। तो देख, कंटेंट कम करूंगा तो तुमको कितना मजा आ जाए, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मेहनत कर भाई, मैं भी कर रहा हूं, और तू मेरे से ज्यादा कर रहा है, लेकिन तू खुद के लिए कर रहा है बेटा। तुमको खुद सेलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है तो करो। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो परसेंटेज चेंज के पहले सब बिना सवाल कराए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वर्क नहीं थ्योरम बताऊंगा, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कंसेप्ट को समझाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल है, 4 पार्टिकल ए बी सी डी, 4 पार्टिकल ए बी सी डी, पहले का मास m/2, m 2m 4m हैव सेम मोमेंटम रिस्पेक्टिवली। द पार्टिकल विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज। कौन से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है?
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, हाफ mv²। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा तब काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल, नहीं तो मास और स्पीड दोनों पे डिपेंड करेगा। हाँ सर, दोनों पे डिपेंड करेगा। स्पीड हमको नहीं दिया है, हमको क्या दिया है, मोमेंटम कांस्टेंट है। एक और फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें आता है p²/2m, अभी ग्राफ बना के मैंने आपको सिखाया है। तो बताइए, जिस मोमेंटम अगर सारे पार्टिकल का सेम हो तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और क्या बोला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है अगर सारे ऑब्जेक्ट की मोमेंटम सेम हो। तो जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। मास कम किसका, ए का, तो ए की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। जेईई मेन 2024 का सवाल है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 36 टाइम्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम्स हो गया। तो मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 6 टाइम्स ऑफ के इनिशियल होगा। हाँ सर। द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी, तो बॉडी के मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, सुनो ध्यान से। सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसका देखो कितना गुना हो गया, सर वो मिल गया। अब देखो जिसमें चेंज निकालना है वो इस फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, किसमें चेंज निकालना है, मोमेंटम में। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। अब ये नहीं पूछ रहा है कितना परसेंट हो गया है, ये बोला परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। दो तरीके का सवाल बनता है, कितना गुना हो गया, इंक्रीज टू और चेंज बाई, ये इसमें फर्क होता है। ये परसेंटेज चेंज पूछा है, चेंज कितना हुआ। फाइनली जो होता है उसको 2 से लिखते हैं और चेंज जो होता है उसको बाई से लिखते हैं, ठीक है। मोमेंटम में निकाला, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखो, मोमेंटम होता है √2m²। तो भाई ये बच्चों वाली बात है कि मास तो देखो कांस्टेंट है, मास को तो चेंज कर नहीं रहा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल मोमेंटम, ये रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या दिया है, 6 टाइम्स ऑफ इनिशियल, यहां पे 6 रख दो। मास कांस्टेंट उसको हटा दो, 6 टाइम्स ऑफ के इनिशियल, और के इनिशियल को हम क्या बोल सकते हैं, रूट के इनिशियल को पीआई बोल सकते हैं। सॉरी 36 टाइम्स ऑफ, 36 टाइम्स है ना, 36, सॉरी 6 लिख दिया गलती से, आई एम सॉरी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम, ठीक है। तो देखो 2m तो वैसे भी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको हम एरर एनालिसिस में नहीं लेते, सॉरी परसेंटेज चेंज में नहीं लेते। तो जो कांस्टेंट है उसको इग्नोर करो, यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट को इग्नोर करो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है, 36 टाइम, 36 टाइम्स ऑफ के इनिशियल। के इनिशियल को क्या बोल सकते हैं, रूट के इनिशियल को पीआई बोल सकते हैं। 36 रूट से बाहर चला गया तो 6 इंटू रूट के इनिशियल को पीआई बोल सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा पी फाइनल। तो फाइनल मोमेंटम कितना गुना हो गया, 6 गुना। अगर इसको परसेंटेज में देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, परसेंटेज में देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600% ऑफ इनिशियल पीआई बराबर फाइनल पीआई। अगर तुमसे पूछता मोमेंटम कितना गुना हो गया, कितना परसेंट हो गया मोमेंटम, तो बोलते मोमेंटम 600% हो गया। लेकिन यहां पे क्या बोला, परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, या परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटा इनिशियल मोमेंटम गुना 100। फाइनल मोमेंटम देखिए कितना है सर, फाइनल मोमेंटम है 6 पीआई, तो यहां देखो फाइनल मोमेंटम 6 पीआई, इनिशियल मोमेंटम पीआई बटा पीआई गुना 100। 6 पीआई में से पीआई जाएगा 5 पीआई बटा पीआई गुना 100, ये कट गया, 500% आपका आंसर आ गया। अब इसी में दो तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ फाइनल मोमेंटम कितना परसेंट हो गया, या मोमेंटम बिकम्स हाउ मेनी परसेंट, तो 600% होता है। चेंज कितना हुआ, तो चेंज जितना था पहले और जितना अब हो गया उसमें चेंज कितना आया, तो 100% से 600% हुआ तो चेंज 500% आएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपको करना होता है। अब देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 44%। अब यहाँ पे 2 लिखा है कि बाई लिखा है, बाई मतलब 44% बढ़ गया, पहले से जो भी होता है 100% होता है, अब उसमें 44% बढ़ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा आ गया 144% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब तुमको परसेंटेज चेंज किस में लिखना है, मोमेंटम में, तो P बराबर होता है √के। हाँ सर, अब इनिशियल के तो इनिशियल P, फाइनल P तो √, फाइनल के, ऐसे लिखोगे। अब फाइनल के बताओ कितना है, 144% ऑफ इनिशियल, तो परसेंट में है, अभी कितना गुना हुआ है निकालना पड़ेगा पहले, 144 बटा 100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रख दो यहाँ पे, √144 बटा 100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 144 बाहर जाएगा 12, 100 बाहर जाएगा 10, रूट के को क्या बोल सकते हैं, रूट के को पीआई बोल देते हैं, चलो लिख दो पीआई। अब यहां से पी फाइनल हो गया 12 बटा 10 गुना ऑफ पीआई, परसेंट में देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, 12 बटा 10 गुना 100 ऑफ पीआई, 0 से 0 कटेगा, 120% है। तो ये चेंज नहीं देखा आपने, देखा कि फाइनल कितना परसेंट होगा 120, तो इंक्रीजेस बाय 20%।
देखो कितना स्मूथली सवाल हो रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेस बाई 300%। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल तुम्हारा हो गया है 300 बाई लिखा है 2 लिखा है। अब देखो यहां पे दो तरह का सवाल होता है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेस टू 300%, मतलब 2 मतलब 300% हो गया, और बाई का मतलब है पहले से जितना था उसमें 300 और बढ़ गया तो 400 हो गया, और पहले से 100% ही होता। हाँ भाई पहले से 100% ही होगा। अब यहां पे परसेंटेज हटा के देख लो कितना गुना हो गया है, तो 400 परसेंटेज हटाओगे तो 100 मतलब 4 गुना हो गया है। अब हम मोमेंटम जानते हैं रूट के के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये 4 गुना हो गया तो 4 के ही लिखो, 4 के ही लिखोगे तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा रूट अंडर 4 बाहर आ गया 2 ऑफ पी इनिशियल, मतलब मोमेंटम डबल। परसेंटेज में देखोगे तो फाइनली 200% हो गया है तो 100% बड़ा होगा। परसेंटेज चेंज पूछा है तो 100% बड़ा होगा। लेक्चर देख लेना तभी समझ आएगा। मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाई 200%। अब देखो उल्टा सवाल है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाई 200%। देख बेटा ये अगर यहां पे इंक्रीजेस 2 होता तो क्या बोलते हैं कि 200% हो गया, इंक्रीजेस बाई 200% मतलब फाइनल मोमेंटम इज 300% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ये सारा समझा चुका हूं मैं। इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। हाँ सर। अभी कितना परसेंट हो गया, 300% हो गया, तो परसेंट हटाओ तो कितना गुना हो गया, देखो 300/100 ऑफ पी आई, क्या यही लिखोगे। हाँ सर, डबल जीरो से डबल जीरो कट गिरो तो फाइनल मोमेंटम हो गया 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम, राइट। यस सर, यहां पे रखो। फाइनल मोमेंटम कितना है, 3 गुना ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो प्रोपोर्शनल टू 3 पी आई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ पी आई का होल स्क्वायर। क्लियर। हाँ सर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, पी आई के होल स्क्वायर को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। हाँ, तो 9 गुना हो गया है, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जितना गुना मोमेंटम होगा उसका स्क्वायर गुना काइनेटिक एनर्जी होगा। अब 9 गुना होने का मतलब 900% हो गया। अब अगर पूछता कितना परसेंट हो गया तो 900%, कितने परसेंट से बढ़ा तो 800% से। अब सारे सवाल हमने बढ़ने पे किए तो हमें घटने पर भी करना पड़ेगा। ये देखो घटने पर है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 19%, 19% घट गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 19% घटा है तो 100 में से 19 जाएगा, 81% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगा। परसेंटेज हटाओगे तो 81/100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये है तुम्हारा फाइनल काइनेटिक। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हो, P इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के ही। हाँ सर, रूट अंडर 2m के ही होता है, मतलब प्रोपोर्शनल टू रूट के ही है, तो ये फाइनल के ही, तो ये इनिशियल मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा रूट के ही, तो रूट के अंदर डाल दो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, तो रूट 81/100 मतलब 9/10 ऑफ रूट के ही, रूट के इनिशियल को पी इनिशियल बोल सकते हैं। बेटा ये अंडरस्टूड है कि पी इनिशियल है तो रूट ऑफ के इनिशियल है, पी फाइनल है तो रूट ऑफ के ही फाइनल, इसमें मत कंफ्यूज होना। बोलो 9/10 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90%, तो घटा है ना, तो फाइनल मोमेंटम जो है 90% है, तो कितने परसेंट से घटा होगा, 10% से। डिक्रीजेस बाई पूछे तो डिक्रीजेस बाई 10% हो जाएगा। बोलो एकदम झमाझम मजा आया कि नहीं। सारे सवाल मैंने खुद किए, आपको स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करना चाहिए। अब नीट में पिछले 10 साल में 2 ही सवाल पूछा है ना, लेकिन मैंने आपको सारे सवाल करा दिए, लगभग 7-8 सवाल करा दिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आधा घंटा वीडियो एक्स्ट्रा मैंने परसेंटेज चेंज पे डाला था उसके अलावा। अब देखिए वर्क इनेर्जी थ्योरम क्या कहता है, तो वर्क इनेर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें कौन सा फोर्स आता है, इसमें कंजर्वेटिव फोर्स आता है, इंटरनल फोर्स आता है, एक्सटर्नल फोर्स आता है, स्यूडो फोर्स आता है, फ्रिक्शन फोर्स आता है, कौन सा फोर्स आता है। जैसे मैंने लिखा वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरम के नाम से ही इस थ्योरम का कंसेप्ट पता चलता है। नाम से कैसे, नाम से पता नहीं चल रहा, जरा बताना, नाम से तुमको थ्योरम का कंसेप्ट पता चल रहा है कि नहीं, तू बता। नाम से कैसे, नाम से पता चल रहा है तो देख तो सही, ये क्या लिखा है, वर्क मतलब वर्क बराबर एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क बराबर एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी, खत्म। अब बात है कि कौन सी वर्क, कौन से फोर्स का वर्क, इंटरनल फोर्स का कि एक्सटर्नल फोर्स का, बताओ मैं क्या लिखूं, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होगा, या वर्क डन बाय इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही लेना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स दोनों आ सकता है, कौन सा फॉर्मूला सही है। एक्चुअल में ये सारे फॉर्मूला गलत है, ये भी फॉर्मूला गलत है,
यहां पे है वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस वर्क डन में ऑल फोर्स का वर्क लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी फोर्स हो, वो स्यूडो फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, कोई भी भेदभाव नहीं। आप यहां पे लिखते हैं वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे तरह का फोर्स, सब सब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। हाँ सर, किस पे लगाएंगे, बॉडी पे कि सिस्टम पे? जिस पे लगाना है लगाओ। अगर बॉडी पे लगा रहे हो तो बॉडी पे जितने भी फोर्स वर्क कर रहा है सबका वर्क का सम चेंजिंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के बराबर। या सिस्टम पे लिख रहे हो तो सिस्टम पे जितने भी फोर्स वर्क कर रहे हैं सबका टोटल वर्क डन बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। क्या बात कर रहे हो, इंटरनल भी, हाँ इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी सब। और जिस पर तुम वर्क लिखोगे उसी का काइनेटिक एनर्जी लिखो। अब ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आ सकते हैं? ऑल द फोर्सेस में कंजर्वेटिव फोर्स भी होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आएगा, इंटरनल फोर्स भी होगा, एक्सटर्नल फोर्स भी होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, टेंशन भी होगा, नॉर्मल भी होगा, एमजी भी होगा, स्यूडो भी होगा। जितने पॉसिबल फोर्स हैं, ऑल मतलब ऑल। देखो कितना मजेदार बात है, दुनिया के जितने भी संभव फोर्सेस हैं सबका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चलिए, ऑल फोर्स का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं लिख सकता हूं? देखो एस को मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय ऑल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अगर तुम लिखोगे तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, इसमें हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर। अगर मैं हाफ एम बाहर निकाल दूं तो वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। तो यहां पे देखिए वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? सारे फोर्स का सर वर्क डन। मान लो एक ही फोर्स लग रहा है तो एक फोर्स लिखो एफ इंटू एस बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर। अब मान लो एक केस एज्यूम करता हूं कि इफ इनिशियल स्पीड ऑब्जेक्ट की 0 है, ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा एफ डॉट एस बराबर हाफ एम वी एफ का होल स्क्वायर। हाँ, ये क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट एस आ गया। हाँ, तीसरा फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का। तीसरा फॉर्मूला मतलब दो फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी के ऑलरेडी आप जानते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है सर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का मास पता है, स्पीड पता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। हाँ सर। दूसरा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का पी स्क्वायर बाई 2m। अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पता है और मास पता है तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तीसरा फॉर्मूला है किसी भी बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर वो रेस्ट में था तो, नहीं भी था तो इनिशियल घटा लेना, बराबर एफ डॉट एस। मतलब काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं करेगी, नहीं। अब किसी भी बॉडी की फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी फोर्स ने उस पर कितना वर्क किया। देखो मान लो यहां पे m मास का एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट में और उस पर एक फोर्स F लगा, धीरे धीरे चलते चलते पार्टिकल यहां पहुंचा। इस पार्टिकल की यहां पे स्पीड हो गई मान लो v और डिस्प्लेसमेंट s तक इस फोर्स ने वर्क किया है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगा? तो रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और ये तुम्हारा बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क बाय ऑल द फोर्सेस। mg नीचे लग रहा है वो तो फोर्स करेगा नहीं, नॉर्मल ऊपर लग रहा है वो तो फोर्स करेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है f और ये फोर्स f इस डिस्प्लेसमेंट तक लगा इतना, बराबर इनिशियली रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बॉडी कितनी है ये f डॉट एस। अब मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे f डॉट एस है। हाँ, अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है तो कहां फॉर्मूले में m दिख रहा है? मान लो 1 kg का ऑब्जेक्ट है जिसको यहां से यहां तक ले गए, बताओ यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? Fs। 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो बताओ, निकालो ना, फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है। इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस होगा, इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट होगा, उसका फॉर्मूला क्या बना? तो देखो अगर ये रेस्ट में था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब मैंने एक फोर्स अगर इस डिस्प्लेसमेंट तक लगाया तो वर्क डन कितना एनर्जी देता है, यही तो होता है। अगर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी देगा। याद करो पहला लेक्चर में समझाया था कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन ये बताता है कि सिस्टम में कितना काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम का यही तो कंसेप्ट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
अगर वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट होगा, वर्क डन जीरो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, वर्क डन निगेटिव मतलब काइनेटिक एनर्जी छीन लोगे। तो यहां पे यहां से यहां तक आने में इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी जिसपे इतना वर्क हुआ एफएस। और ये वर्क मास पे कहां डिपेंड कर रहा है, वर्क किस पे डिपेंड करता है, कितना फोर्स कितने डिस्प्लेसमेंट तक लगा। अब मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, एफएस। अब मान लो 2m मास का ऑब्जेक्ट है, लो ना यहाँ पे 2m मास का ऑब्जेक्ट लो, इस पर फोर्स एफ लगा एस डिस्प्लेसमेंट पर, काइनेटिक एनर्जी लिखो सर एफएस। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कांस्टेंट हो, मतलब एफएस का वैल्यू कांस्टेंट हो, तो मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर दुनिया के कोई भी मास पर मैं एफ फोर्स एस डिस्प्लेसमेंट तक लगाऊं तो वर्क कितना होगा, सो वर्क तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफएस बराबर काइनेटिक एनर्जी। सोचो अब ये आईआईटी 2002 मेंस का सवाल है, ये सवाल कहां गया, सवाल मैं अभी कराता हूं। फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम अप टू अ डिस्टेंस डी देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपने लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना होगा, एफ डॉट डी, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आईआईटी 2002 में ये सवाल बहुत सुंदर पूछा था कि एम मास का ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, ठीक है, बोट से रिलेटेड पूछा था, इसलिए बोट टाइप का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, देखो दिमाग में इमेज छप जाता है ना सवाल का, तो बोट ही बनाया था कि दो बोट है, एक एम मास का एक 2m मास का, एक पर फोर्स लगा एफ और दूसरे पर भी फोर्स लगा एफ, इसको यहां से यहां तक हमने डिस्प्लेस करके ले आया, इसको देखो, इसको डिस्प्लेस किया हमने यहां से लेके यहां तक डी डिस्टेंस तक, और इसको भी डिस्प्लेस किया डी डिस्टेंस तक। दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, पहले की और दूसरे की फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, तो निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट करो ना कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन के बराबर, इनिशियली तो रेस्ट में था, तो फाइनल हो जाएगा एफ डॉट एस, और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी एफ डॉट एस, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा 1/2 का 1:1, ये अब कैंसिल आ गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ बनाऊं, अगर वर्क डन को, अच्छा ऐसा नहीं कि तुम कभी भी ये फॉर्मूला लगा दोगे। अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी को एफ डॉट एस कब लिखोगे, जब तुमको पता है कि फोर्स एफ लगा एस तक, तभी लिखोगे ना, कभी भी थोड़ी नहीं ये लगा दोगे। अच्छा बताओ, तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एफ डॉट एस इसमें लगा सकते, सीखो पहले। क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सब कुछ को मिक्स कर देते हैं। बताओ यहां पे काइनेटिक एनर्जी तुम लिख सकते हो कि सबका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, भाई नहीं होगा सेम। क्यों नहीं होगा सेम, क्या इस पर फोर्स दिखा है कि फोर्स एफ लगा है, इस पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट एस तक गया, नहीं, इस पर लिखा है मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम वाला लगा। अच्छा तो क्वेश्चन जब इससे पूछेगा तो लिख देगा कि एफ फोर्स डी डिस्प्लेसमेंट तक लगा, हां तभी सही होगा। अब ऐसे तो नहीं हो जाता है कुछ भी यार, ऐसे तो नहीं हो जाता है कुछ भी। अब देखिए सवाल, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m इन ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस d, बोला ना कि काइनेटिक एनर्जी किसी m मास में कितना एक्वायर होगा d डिस्टेंस चलने पे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट में था, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स f फोर्स के अंडर में d डिस्टेंस चला है। तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, वो चिक चिक के कहता है कि मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बस तुम्हें वो कंसेप्ट रिलेट करना है, चोखा नहीं बनाना है। तो बताओ यहां पे काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पी स्क्वायर बाई 2m, कहां से लाओगे मोमेंटम, सब निकाल लेंगे, कहां से लाओगे मोमेंटम निकालने के लिए स्पीड, सीधा देखो तुमको क्यों दिया है एफ डॉट डी। अगर फिजिक्स में मोक्ष मिल गया तो कमेंट करके बताओ सर मोक्ष मिल गया, एकदम सर मोक्ष मिल गया। बताओ यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, सर एफ डॉट डी इज योर करेक्ट आंसर, यस एफ डॉट डी इज योर करेक्ट आंसर। बताओ तो काइनेटिक एनर्जी क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द मास m इन ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस d अंडर द फोर्स f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, नहीं m नहीं नहीं, नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम दिया हो तो 99% बच्चे सवाल को गलत करते हैं। चलो अब यहां पे देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल, एक मास को मैंने यहां पे ड्रॉप किया, ऐसे छोड़ दिया, ये नीचे क्यों गिरा, सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका mg यहां पे लग रहा है, और mg कितने डिस्टेंस तक लगा, h डिस्टेंस तक, इसका स्पीड यहां पे बताओ ग्राउंड पे कितनी होगी। क्या इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। अब देखो मैं तो मतलब क्लास में कम से कम इस पे 5-10 मिनट डिस्कस करता हूं, हालांकि तुम्हारे साथ भी किया है ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें मैं बहुत डिस्कस करता हूं। क्या एक्चुअली में वर्क एनर्जी थ्योरम ना सारे थ्योरम का बाप है, मतलब बाप ऑफ ऑल द थ्योरम, बाप ऑफ ऑल द थ्योरम, ऑल द थ्योरम। अब सारे थ्योरम का बाप होने के लिए बाप वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं किसी को बाप बना दोगे, है ना, सारे थ्योरम का बाप ऐसे किसी को तो नहीं बना दोगे, बाप बनने के लिए बाप वाली क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। हाँ है, क्या है इसमें बाप वाली क्वालिटी,
तो बाप वाली क्वालिटी ये है कि ऑलवेज वैलिड, ये कभी भी गलत नहीं होता, ऑलवेज वैलिड, ये बाप कभी भी गलत ही नहीं हो सकता ना। तो बताओ इस फॉर्मूला को कब लगा सकते हो? भाई साहब कभी भी कहीं भी लगा दे, ये हर जगह सही बैठता है, ये एकदम फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी। ये कहता है फोर्स करोगे, फोर्स लगाओगे तो वर्क होगा, वर्क एनर्जी के बराबर होता है। और ये इंटरनल एक्सटर्नल, फलाना ढिमकाना, मामा का फोर्स, मौसी का फोर्स, भाभी का फोर्स, नाना का फोर्स, नानी का फोर्स, चाचा का फोर्स, ताऊ का फोर्स, पड़ोसी का फोर्स, फलाना का फोर्स, ढिमकाने का फोर्स, सबका फोर्स का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक, सबके फोर्स का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये कभी भी भेदभाव नहीं करता कि इसके लिए मैं नखरे नहीं करता, किसके लिए लगूंगा, इसके लिए नहीं लगूंगा। बाप का काम है हर जगह बेचारा सिंपल रहता है, तो हमेशा सही है, हर जगह लग सकता है, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, हर जगह ये लग सकता है, कोई इसका स्पेशल कंडीशन नहीं है, कोई इसका वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी में नहीं बोलते हैं, वो इनऑर्गेनिक में ज्यादा बोलते हैं ना, वो वाला इनऑर्गेनिक वाला काम नहीं है यहाँ पे। क्या बोलते हैं उसको, बताना जरा, उसको वो बोलते हैं ना इनऑर्गेनिक में, वो क्या बोलते हैं उसको, वैसा कुछ बोलते हैं, वैसा यहाँ नहीं है ना, ये हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी लगाते हो, इसको मैग्नेटिज्म में भी लगाते हो, इसको मोडर्न फिजिक्स में लगाते हो, इसको एसएचएम में लगाते हो, इसको वेद में लगाते हो, हर जगह लगता है, इसलिए ये बाप ऑफ लॉ है। तो कमेंट करके लिख दीजिएगा सर, WET बाप ऑफ ऑल द लॉ, वर्किनीज थ्योरम इज द बाप ऑफ ऑल द थ्योरम। चलिए अब यहाँ अब मैंने यह सब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया, हाँ ये ऑब्जेक्ट यहां भागता हुआ आया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यहां पे मुझे इसका स्पीड निकालना है। अब यहां पे यूज कर सकते हो तो वेट, अब याद रखिएगा वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। हाँ सर। अब बताओ यहां से यहां तक जब ये नीचे गिर रहा है तो लगातार mg नीचे है कांस्टेंट और h नीचे है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आ गया, mgh, ऑल कोई फोर्स ही नहीं है इस पर, mgh के अलावा कोई फोर्स है नहीं सर, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस, इनिशियली इसको ड्रॉप किया था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहां पे कितनी है 0, और यहां पे हाफ m u स्क्वायर, v फाइनल ले लिया ये 0। अब इसको इक्वल करोगे तो क्या m से m कट गया, 2 यहां चला जाएगा, 2gh इज इक्वल टू v फाइनल का होल स्क्वायर, तो v फाइनल आपका आ गया रूट अंडर 2gh। याद करो एक ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से टकराता है, ये आपको मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मोशन डेरिवेटिव में ड्राइव करके बताया था। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो ग्राउंड पे उसकी फाइनल स्पीड होती थी रूट अंडर 2gh, यस और नो। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव कर दिया हमने, मजा आ गया। अब देखो दूसरा चीज, मान लो यहां से एक m मास के ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, इंक्लाइन प्लेन पर ससरता हुआ यहां पे आया है, जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी बताओ। अब यहां पे भी तुम यूज कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बताओ इस पूरे जर्नी में इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2, इस पर कितने लगे थे, 1 सिर्फ mg, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, कौन से 2 फोर्स लग रहे हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। अब देखो नॉर्मल तो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर है क्या, तो नॉर्मल का वर्क डन यहां पे क्या हो जाएगा 0, वर्क डन बाई द ग्रेविटी mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना h बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m u स्क्वायर माइनस इनिशियली ड्रॉप किया है तो 0। अभी m से m कट गया तो u फाइनल इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर 2 यहां चला जाएगा 2gh। ओ माय गॉड, ये तो मोशन डेरिवेटिव वाला आंसर सेम आ गया, क्यों, क्योंकि यहां पे अकेला सिर्फ ग्रेविटी ही वर्क कर रहा है। अब यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्क mgh, इसमें भी mgh, तो दोनों में ग्रेविटी ने सेम वर्क किया, इसलिए फाइनल स्पीड दोनों केस में एकदम सेम आएगा। सर ऐसा तो इसलिए हो गया ना क्योंकि सरफेस जो था ना एकदम फ्लैट था, अगर सरफेस पैराबोलिक कर्व्ड हो, ऐसा कर्व नेचर का हो, अब तुमने यहां से बॉल को ड्रॉप किया, यहां पे बॉल की फाइनल स्पीड क्या होगा ये निकाल के दिखाओ सर जी, तो मान जाएंगे आपको। सुनो, जब बॉल यहां पे है तो नॉर्मल इधर और डिस्प्लेसमेंट देखो परपेंडिकुलर, देखो बॉल जब यहां पे तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, बॉल जब यहां पे तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो पूरे जर्नी में वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू हाफ m फाइनल काइनेटिक एनर्जी vf का होल स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि इनिशियली स्पीड इसकी 0 थी। अब यहां पे नॉर्मल का वर्क डन 0, ग्रेविटी का वर्क डन mgh बराबर हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, m से m कट गया, v फाइनल इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh,
बताओ क्या सीखने को मिला? ये सी वर्मा का सवाल है और जेई मेन में 3 बार पूछा है। क्या सीखने को मिला? तो ये तीनों केस में एक चीज कॉमन है, सिर्फ ग्रेविटी ही वर्क कर रहा है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है। अब यहां पे फाइनल स्पीड तीनों केस में सेम इसलिए आ रहा है कि ग्रेविटी का वर्क डन, याद करो लास्ट क्लास में तुमको पढ़ाया है, यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्क डन mgh, यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्क डन mgh, और यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्क डन mgh, और तीनों केस में ग्रेविटी का वर्क डन सेम है, इसलिए ग्रेविटी ने सेम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। सब कुछ सेम वर्टिकल हाइट से ही तो छोड़ा है। हाँ सर जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये सोचना था। दूसरी एक और बात इसमें ध्यान से सुनिए। क्या सर? क्या इसमें चेंज मैं करूं कि फाइनल स्पीड √2gh ना है, इस हाइट से ड्रॉप करना, ये फिक्स है। बताओ और क्या चेंज कर सकता हूं? तो खुद सोच, मतलब तू माहिर हो जाएगा सवाल बनाने। तो पता है, इसमें एयर फ्रिक्शन ले लो, तो एयर फ्रिक्शन का भी कुछ वर्क लेना पड़ेगा। जैसे इस सरफेस पर आप रफ कर दो तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, सरफेस पे फिसलेगा तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो फाइनल स्पीड इतनी नहीं आएगी। हाँ, नॉर्मल तो वर्क कर नहीं पा रहा, तो कोई ऐसा एजेंट ला दो जो वर्क कर दे। क्या तुमको ये गुम्स बुम्स आया सोच के कि नहीं आया? सर अगर ऐसा कर देंगे तो होगा, तो जब तक रफनेस ना हो, स्मूथ हो, तब तक तो सेम आएगा। इतना ही नहीं, अभी और देखिए, मान लीजिए कि मैं इसको इनिशियली यू नॉट स्पीड से नीचे फेंकता हूं, अभी एच हाइट चलने पर यहां पे इसकी स्पीड क्या होगी? उन तीनों केस में आपको समझ में आया? सर समझ में आया। उस तीनों केस में एक और एग्जाम्पल कराता हूं, मजा आएगा। कौन सा? देखो एग्जाम्पल नंबर 12 यहां लिख दिया गया। चलो अगर 12 लिख दिया तो कोई बात नहीं, सिस्टमैटिक चल लेते हैं, थोड़ा चल लेते हैं, कोई बात नहीं। अब बताओ, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये चलते 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 ग्राउंड पे पहुंचा, यहां पे इसकी स्पीड बताओ। फर्क क्या पड़ा पिछले केस से? इसमें फर्क यह है कि इनिशियल स्पीड यू नॉट है, बाकी तो ग्रेविटी वर्क कर रहा है, एयर फ्रिक्शन तो है नहीं, और जब तक एयर फ्रिक्शन नहीं बोलता तब तक आप ले नहीं सकते। तो सर एयर फ्रिक्शन के साथ कराऊंगा ना यार, इसलिए कहता हूं डोंट टीच एमआर हाउ टू टीच, पर कराऊंगा। देख सवाल देखेगा, ऐसी बातें कर रहा है, एयर फ्रिक्शन के साथ सवाल कराओ, क्या लिखा है बताओ। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg प्रोजेक्ट अभी इतना मीटर परसेंट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय 10 मीटर, देन फाइंड वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। और देखेगा, देख क्या ये कुछ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, क्या बात कर रहा है? सॉरी बोल, चल सॉरी बोल, ये कराओ। कई लोग मैंने फ्रिक्शन वाला कराओ, अरे कर ले सीक्वेंस में। चल इधर देख, अब पीछे वाले सवाल में उसमें क्या फर्क है? यहां पे यू स्पीड आ गई, तो चलो लिखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस यू नॉट का होल स्क्वायर, यही तो लिखोगे। हाँ सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगी? mgh बराबर हाफ एम, अब यहां पे वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस यू नॉट का होल स्क्वायर, यही लिखोगे। यस, एम से एम कट गया, 2 यहां चला जाएगा, 2gh बराबर वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस यू इनिशियल, इसको इधर ले आओगे तो प्लस यू नॉट का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वी फाइनल आपका आ गया रूट अंडर यू नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gh। यस और नो? यस सर, बिल्कुल यही आंसर आएगा। अब मैं एक दूसरा सवाल देता हूं, एक ऑब्जेक्ट को यू नॉट से नीचे ना फेंक के ऊपर फेंकता हूं, ठीक है? अब इसकी फाइनल स्पीड यहां पे बताओ, तुमको पता है फाइनल स्पीड यही आ जाएगी, रूट अंडर यू नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gh। सर कैसे? सोच कैसे और कमेंट करके बता। स्क्रीन पॉज कर, सोच कैसे और कमेंट करके बता, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सोच कैसे कमेंट करके बता, स्लाइड नंबर 15। सोच कैसे कमेंट करके बता, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं आगे। सोच कैसे कमेंट करके बता, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं रुक गया, मैं बढ़ूंगा नहीं जब तक तू कमेंट नहीं करेगा, मैं बढ़ूंगा ही नहीं। तुमको जो समझ में आ रहा है बता। चल एक काम कर, रफ पेज पे सॉल्व कर फिर बता। चल एक काम कर, रफ पेज पे सॉल्व कर फिर बता आंसर। रफ पेज पर सॉल्व कर फिर बता आंसर। रफ पेज पर सॉल्व कर फिर बता आंसर। चल अब सुन, एक्चुअल में जब पार्टिकल को तूने ऊपर फेंका तो ऊपर जाते समय ग्रेविटी नीचे निगेटिव वर्क किया, यहां तक ग्रेविटी का निगेटिव, यहां तक पॉजिटिव, तो टोटल वर्क डन ग्रेविटी का यहां से यहां तक तो जीरो आ गया। वैसे मुझे देखना ही नहीं, वैसे भी ये इनिशियली यहां पे है और फाइनली यहां पे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh हुआ। हाँ, अच्छा इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेगा तो काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन तो लिखते ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी तेरी स्केलर है तो ये वाली टर्म में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। सर जी बात तो सही कह रहे हो, चल ड्राइव करते हैं, चल ड्राइव करते हैं। बता, वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। सीधा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्यों लिखा सर? ऑल द फोर्सेस आएगा, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं है। अब यहां से पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्क बता सर। mgh पॉजिटिव में, क्यों? क्योंकि नीचे गिरा, फाइनली डिस्प्लेसमेंट नीचे। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल सर, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल, हाफ एम स्पीड यू नॉट का होल स्क्वायर। इसमें स्पीड लेते हैं,
फॉर्मूला में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस फॉर्मूले का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां से ये m कॉमन निकल के m से कट गया, 2 कॉमन निकल के इधर चला जाएगा 2gh बराबर क्या आया v फाइनल का होल स्क्वायर माइनस u नॉट का होल स्क्वायर, u नॉट माइनस उधर भेज दे तो v फाइनल बराबर 2gh प्लस u नॉट का होल स्क्वायर का रूट, देख क्या है u नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gh का रूट, u नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gh का रूट। अब तेरे दिमाग में घंटी बजी, मुझे पता है बजी क्या, इस सवाल को देख के अगर मान ले मैं ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली यू से फेंका, चलते 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 पार्टिकल यहां पहुंचा, यहां पे इसकी स्पीड बता कितनी होगी। अब देख मैं स्पीड पूछ रहा हूं, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बता, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि वहां पे इसकी स्पीड बता। अब इसको सॉल्व करके बता, बता यहां पहुंचा है, ये 1D मोशन नहीं है, यहां पहुंचा है, अब इसकी स्पीड यहां पे बता, पता है तेने फाइनल स्पीड होगी रूट अंडर यू नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gh। सर इसमें भी ये तो 2D मोशन कर रहा है, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट सर h थोड़ी ना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये है सर, इसमें स्पीड तो ये नहीं होगा। अब कब रोक, अच्छे से वर्क नहीं सुरम लगा और बता, भले ही यहां से यहां चला लेकिन ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी में mgh आएगा। हाँ अब जो तू काइनेटिक एनर्जी लिखता है तो काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड लेता है, इधर फेंक इधर फेंक इधर फेंक, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है, कर प्रूफ। मजा आ गया, बता कितने लोगों को पहली बार इतने फील के साथ समझ में आया क्या कंसेप्ट है गुरु। ये देख मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट को यू नॉट स्पीड से 60 डिग्री पर फेंकता हूं, बता इसकी यहां पे स्पीड कितनी होगी। चल मैं करके दिखाता हूं, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस मतलब सिर्फ वर्क डन बाई ऑल द फोर्स चल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ग्रेविटी में, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस में ग्रेविटी ही पूरे जर्नी में लग रहा है, कोई और फोर्स ही नहीं है। सर आपने फेंका, मैंने तो फेंक के छोड़ दिया, मैं थोड़े लेके चल रहा हूं उसको। ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पूरा स्टेप वाइज लिखता हूं। अब बता यहां से चल के पार्टिकल 60 डिग्री पे मैंने यूनिट से फेंका, पार्टिकल यहां पहुंचा। अब मुझे बताओ इस लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही तो लेंगे, पार्टिकल कहां गया कैसे गया उससे मतलब नहीं है, नीचे कितना गिरा वर्क डन ग्रेविटी में ये आएगा, तूने कल पढ़ा था, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m। अभी किस तरफ चल रहा है स्पीड लेते हैं हम, अभी इसकी स्पीड vf का होल स्क्वायर माइनस ये लिखोगे हाफ m बाहर चला गया u नॉट का होल स्क्वायर। 60 डिग्री, अब 60 डिग्री पे तब ना जब हमें वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होगा। स्पीड स्केलर होता है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड u नॉट है तो u नॉट स्पीड है। अब यहां से m कट गया, ये इसमें जितने भी चीज है सब स्केलर है, वेक्टर नहीं है। सबसे खास बात तो ये है, तो ये 2 इधर चला गया 2gh और माइनस u नॉट को इधर लाओगे तो u नॉट का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू v फाइनल। अब यहां देख गुरु, अब देख थीटा एंगल पे नीचे फेंका तो भी यहां पे स्पीड होगी रूट अंडर यू नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gh। ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहा होगा, ये सीधा ऐसे नहीं टकराएगा, परपेंडिकुलर नहीं चकाएगा, जितना स्पीड एक्स में दिया वो तो रहेगा। ये आएगी तेरी फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड। बोलो मजा आ गया कि नहीं, तो सही है। इधर देख, अगर मैं स्मूथ सरफेस पर इसको भी नॉट से ऐसे फेंका है, अब यहां पे इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, तब तेरी की फाइनल स्पीड रूट अंडर यू नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gh। अब इस जितने भी केसेस में मैं यू नॉट से फेंक रहा था, अगर उसको मैं 0 कर दूं तो रूट अंडर 2gh आ जाएगी फाइनल स्पीड। बता सर मजा आ गया मास्टर। इधर देख, अब एक रस्सी लिया, ठीक, अब सुनना मजा आएगा। एक रस्सी लिया, रस्सी का एक एंड मैंने यहां पे हिंज कर दिया, मतलब फिक्स्ड कर दिया, रस्सी का एक एंड यहां पे मैंने फिक्स्ड कर दिया। एल लेंथ की रस्सी लेके मास और जेट किया और इसको यहां से मैंने ड्रॉप कर दिया। अब जैसे मैंने ड्रॉप किया तो क्या होगा, ये ऐसे गिरेगा, और जब ये पूरा 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 वर्टिकल हो गया उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी। अब ये सवाल कई बार आपसे देखा होगा, कई किताबों में आपने देखा होगा, सब देखा तो है ये सवाल। अब करो कैसे करो, देखो इधर टेंशन लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या 90 डिग्री पर है। जब ऑब्जेक्ट यहां पे है तो चल, ये तो एक सर्कुलर पाथ पे रहा है। देखो जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल नहीं प्ले कर रहा। जब पार्टिकल यहां है, देखो पार्टिकल जब यहां है तो डिस्प्लेसमेंट इधर, और देखो टेंशन कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ। अब रस्सी से बांध के किसी को छोड़ोगे तो सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ ऐसे नहीं आएगा। देखो मतलब इन शॉर्ट कि यहां से यहां तक इस पर दो फोर्स लग रहा था, टेंशन और ग्रेविटी। वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ m फाइनल स्पीड का होल स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि ड्रॉप किया है। अब यहां से यहां तक इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक नीचे कितना गिरा है, हमें ये मतलब नहीं कि यहां से यहां तक डिस्प्लेस कितना गिरा, नीचे कितना गिरा। तो ये हॉरिजॉन्टल था और यहां आ गया, तो इस लाइन से
इस लाइन तक आने में रस्सी की लेंथ के बराबर नीचे गिरा। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी टेंशन 0, वर्क डन बाई ग्रेविटी mg l बराबर हाफ m v स्क्वायर का होल स्क्वायर, m से m कट गया, v फाइनल आ गया √2gl। अब मुझे बताओ इस सवाल में और इस सवाल में आखिर क्या फर्क है? ड्रॉप करने वाले, ड्रॉप करने वाले, ड्रॉप करने वाले, कोई फर्क नहीं। देखो कहां से कहां मिला दिया, मतलब एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ो या एच हाइट से छोड़ो, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का ये हाइट सेम होना चाहिए इसके टर्म्स में देखा, या मैं यहां से छोड़ू, हमें मतलब है कि नीचे कितना गया वर्टिकल। अब यहां पे मैं तुमको एक स्टार देना चाहूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है तो फाइनल स्पीड होगा √2g इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जितना ऑब्जेक्ट चला है। इसमें सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो बताओ यहां पे स्पीड कितनी होगी? h डिस्प्लेसमेंट चला है √2gh, यहां देखो h डिस्प्लेसमेंट चला √2gh। अब रास्ता कैसा है, ग्रेविटी का वर्क इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो यहां पे टेंशन अगर वर्क 0 वर्क कर रहा है तो सिर्फ ग्रेविटी वर्क किया तो कितना नीचे गिरा l, तो स्पीड होगा √2gl, खत्म, 2gl √2gl खत्म। अब एक ऐसा सवाल पूछेगा, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस बाउल का रेडियस है r, इसका सेंटर हो, यहां से एक मास को ड्रॉप किया u0 तक, अभी चलते 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 बॉटम में पहुंचा तो यहां पे एग्जैक्टली इसकी स्पीड कितनी होगी? बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और डिस्प्लेसमेंट सरफेस के अलोंग हो रहा है, तो वर्क डन में नॉर्मल 0, तो फाइनल स्पीड होगा √2g इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, √2g इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसका बताओ तो इतना नीचे गिरा है, पहले इस लाइन पर था ऑब्जेक्ट, अभी इस लाइन पे है, तो बताओ सेंटर से सरफेस तक की दूरी कितनी होती है सर? रेडियस, तो √2gr इज आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं? अब यहां देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, u0 है, अगर u0 है तो ये यहां से मैंने ड्रॉप किया, पहले थीटा एंगल बना रहा था, तो हमें देखना है कि इस लाइन से इस लाइन तक ऑब्जेक्ट कितना चला है। ऑब्जेक्ट का h निकाल लूंगा तो फाइनल स्पीड होगा √2gh, यस और नो? सर बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताओ रस्सी का लेंथ अगर l है और रस्सी अभी वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो रस्सी के दो कंपोनेंट होगा, ये l लेंथ का थीटा एंगल की तरफ कंपोनेंट लेंगे, क्या ये l cos थीटा आएगा? हाँ, वो यहां से यहां तक होगा। जब रस्सी पूरा नीचे गिर गया तो यहां से यहां तक पूरा रस्सी यहां आ गया, तो लेंथ l क्या है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? l हो जाएगी, ये l और ये कितनी है? l cos थीटा। तो ये हाइट बताओ, फाइनल स्पीड हो जाएगा √2g इंटू h, बोलो कितना है भाई मेरे? बॉल यहां था, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, बॉल यहां पहुंचा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, दोनों के बीच में आपने h माना है। h कहां से? h एज्यूम किया है, h कहां से आया? h एज्यूम किया है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये h मुझे निकालना है। हाँ, अब रस्सी जब थीटा एंगल बना रहा था, इसकी लेंथ l का वर्टिकल कंपोनेंट कितना? देखो ये l है टेढ़ा, थीटा एंगल की तरफ l cos थीटा, इधर होता है l sin थीटा, यस और नो? हाँ सर, ये लिखने की जरूरत है नहीं हमें। अब बताओ ये लेंथ कितना है सर? l cos थीटा, और ये कितना l में से l cos थीटा घटा दोगे तो l माइनस l cos थीटा, ये हाइट आ गया। हाँ, ये लिख दो। अब बताओ कितने लोगों को पहली बार इतना इजी तरीके से समझ में आया, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर का जिसमें बच्चे को कंफ्यूजन रहता ही है। 2g, l बाहर निकाल लो, 1 माइनस cos थीटा। देखो याद करो, इसमें तुमको दिक्कत होता था कि नहीं? बताओ। अब तू सोच भाई, मैंने तुम्हें एक प्रॉब्लम कराया सिंपल बॉल छोड़ने वाला, और वो बॉल छोड़ने वाले कंसेप्ट से ही मैंने √2g से ये कर दिया। अब हमें सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, काम खत्म। नीट हो या जेई हो, भर भर के सवाल आए इससे। अब देख, मैंने तुम्हें पेंडुलम वाला प्रॉब्लम करा दिया, मैंने तुम्हें बाउल के अंदर बॉल रख के करा दिया, उसी कंसेप्ट से। कितने लोगों स्लाइड नंबर 18 पे मजा आया? जैसे ये देख बेटा, यहां से बॉल को रिलीज किया है, ये रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस है, क्योंकि हेमी स्फेरिकल बॉल है, तो हेमी स्फेयर का मतलब स्फेरिकल है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी तो वही होगी। अब मान ले बेटा ये एंगल है दिया हुआ है थीटा, बता यहाँ पे स्पीड कितना होगा? अबे साला रगड़ देंगे, √2g इंटू वर्टिकल हाइट, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास कट जा रहा है। वर्टिकल हाइट कितना है? तो देख, ये सेंटर से ये है r, हाँ, और r का ये कंपोनेंट कितना होगा? ये r है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा, तो r बाहर निकल गया, 1 माइनस cos थीटा इज आंसर। अब इसी में तुमको अगर सवाल ऐसा दिया है, कितना बेकार बनाया मैंने, यहां से रखा है बॉल को, ये सेंटर है, ये रेडियस वेक्टर है r, और तुमको बॉल को यहां से ड्रॉप किया, ठीक है, ये एंगल यहां से थीटा दिया, बताओ यहां पे बॉल का स्पीड कितना होगा?
बताइए क्या होगा। v बराबर रूट अंडर 2g/1 माइनस साइन थीटा। और मजा आ गया तो कमेंट करके बताओ कि सर ये क्या कर दिया सत्य आपने, ये ऐसे सवाल तो हमको पल्ले नहीं पड़ता था जो आप एकदम जादू से कर रहे हो। अच्छा, क्या पे तुमको समझ आया जो भी आया। अभी फिजिक्स खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और खेलते हैं इसके साथ। कैसे सच डर लगा था, अभी देखना मजा आएगा। बता, अगर मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। वो थीटा कितना है सर हमें नहीं पता, वो थीटा पे है, हमने आराम से देखा। चलो एक बार और बताता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ही डर लग रहा है यार। तो कमेंट करके बताना अगर सीख गया तो पहली बार में, नहीं तो मैं दूसरी बार कोशिश कर रहा हूं। अगर तुमको 2% भी दिक्कत हो तो तुम एक बार और इसको समझने की कोशिश करना, तुमको मजा आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, बॉडी यहाँ पे रस्सी फिक्स है, ये रस्सी का लेंथ है, यहां से छोड़ रहा हूं, ठीक है। रस्सी का लेंथ तो तुमको एल दिया है, हाँ। अब मैं अगर देखूं ये एंगल थीटा है, तो इसका वर्टिकल हाइट कितना होगा। वर्टिकल हाइट मतलब ये कंपोनेंट, अगर ये एल है तो थीटा की तरफ बेटा एल कॉस थीटा होगा, ये जानते हो भाई। ये बेस हो गया, ये सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, तो एल का कंपोनेंट है। अब यही रस्सी जब घूमते 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 यहां पहुंचा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा सर, एल हो जाएगा। ये लेंथ कितना हो जाएगा सर, एल हो जाएगा। अब ये देखो एल, और ये है तेरा एल कॉस थीटा, ये एल और ये कॉस थीटा, ये हाइट कितनी हो जाएगी। हमें तो ये देखना है ना कि इस लाइन से इस लाइन तक कितना हाइट चला। अब बताइए हाइट कितनी होगी, ये एल और ये एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पूरे एल में से एल कॉस थीटा घटा दो, एल माइनस एल कॉस थीटा, यहां से एल कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। रख दो यहाँ पे 2gh, तो 2g l 1 माइनस कॉस थीटा, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब सुनो ध्यान से, अभी और खेलना सिखाऊं, अभी नहीं। तो प्रो एमा स्टार में कितने लोगों को मजा आया ये बताना। प्रो एमा स्टार, प्रो एमा स्टार में कितने लोगों को मजा आया। जैसे मान लो ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, विजुलाइज कर लिया। अगर इसी में मैं ये पूछूं, अगर मैं इसी में ये पूछूं कि मैंने थीटा एंगल पे छोड़ा, वो थीटा कितना है सर, थीटा पता नहीं कितना है, वो तो थीटा है, थीटा के टर्म्स में आंसर आया सर जी। अगर थीटा 90 होता तो मैं वर्टिकल से थीटा मेजर कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि थीटा 90 होता तो क्या होता सर, 90 होता तो यहां पे होता। अब मैं यहां से छोड़ रहा हूं, यहां से छोड़ रहा हूं, तो भागता हुआ आएगा यहां पे, तुमको स्पीड पूछिए। मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टल से पूछूं तो ये वाला सवाल नहीं बनेगा। हाँ, तो अगर ये थीटा 90 होता तो मैं यहां से छोड़ता तो रूट अंडर 2gl आंसर आना चाहिए। तो अगर इनिशियली थीटा 90 होता, तुम्हारा आंसर आना चाहिए रूट अंडर 2g, रस्सी का लेंथ एल आना चाहिए, आना चाहिए हाँ सर। अब रख यहां पे थीटा को 90, चल रूट अंडर 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा को 90 रखेगा, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, रूट अंडर 2gl आंसर आ गया। ये वेरीफाई कर गया, मतलब तेरा आंसर सही है। तो प्रो स्टार मेमा स्टार में कितने को मजा आया जल्दी बताओ। अच्छा सर, अगर थीटा 0 होता तो, अब इसको सोच, तू कह रहा है थीटा 0 होता तो क्या होता। मतलब तू जो थीटा मेजर कर रहा है वर्टिकल से कर रहा है, और तू कह रहा है कि वर्टिकल से 0 होता तो क्या होता। 0 होता तो वर्टिकल से थीटा 0 पे कहां पार्टिकल होगी, यही होगी। अब तो यहां से छोड़, पार्टिकल हिलेगा ही नहीं। तो अगर मैं यहीं से छोड़ू तो पार्टिकल तो यही रह जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं थीटा को 0 रखता हूं तो क्या स्पीड 0 ही आनी चाहिए। रख तो थीटा 0, थीटा 0, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया। साला ऐसे नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा क्यों नहीं आया, क्योंकि लॉजिक वेरीफाई नहीं करता। रुक थोड़ा सा, सीख इसको। अगर मैं यहां पे थीटा को, अरे दादा कैसा लगा, अगर मैं थीटा को 0 रखूं और 1 प्लस कॉस थीटा होता, तो थीटा 0 रखने पे ये आता cos 0 1 1 1 2 आता, तो 4gl आता, तो इसलिए माइनस आया। और सुन, यहां पे ये cos थीटा ही क्यों आया, साइन थीटा क्यों नहीं आया। अगर यहां पे साइन थीटा रख दूं तो ये लॉजिक वेरीफाई नहीं करे। इत्तेफाक नहीं है, और ये जो सोच रहे हैं वो कोई मजाक नहीं है। इसका यहां पे cos थीटा आना और माइनस आना इत्तेफाक नहीं है, और जो हम सोच रहे हैं वो मजाक नहीं है, प्रो एमा स्टार है। और इसमें 2 लाइन जोड़ के जरा तो कुछ और लिख दे तो मजा ही आ जाएगा। चल, ये 13, ये 14 नंबर सवाल और ये 15 नंबर सवाल देख, मजा आ जाता है। चलो भैया, अब यहां से मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। अब भाई साहब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा और चलते 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 मान लो यहां पहुंच गया, यहां पे इसकी स्पीड बताओ क्या होगी, जल्दी से सॉल्व करो, कर सकते हो तुम। लो एक जेई मेन का पहले सवाल करो, अगर तुम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। एक जेई मेन 2024 का सवाल करो पहले, फिर इसको हम कर लेंगे, रगड़ देंगे, पकड़ देंगे, भगा देंगे। ये जेई मेन 2015 का सवाल, कब का, 14-24 का सवाल। पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए, पार्टिकल को ए पे रखा, ठीक है भाई, ए पे रखा। अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक एबीसी,
फ्रिक्शनलेस ट्रैक एबीसी सोन इन द फिगर। इट इज जेंटली पुश्ड टुवर्ड्स राइट, जेंटली पुश मतलब ड्रॉप किया टुवर्ड्स राइट। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन रीचेस द पॉइंट बी, तो बी पर पहुंचा तो इसकी स्पीड बताओ क्या होगी। चलो ये देखो, ध्यान से देखना, यहां पे स्पीड पूछा, हाँ यहां पे ग्रेविटी के अलावा कोई वर्क लग कर रहा है, देखो नॉर्मल फोर्स लग रहा है लेकिन उसका वर्क नहीं हो रहा, तो यहां पे तुमसे स्पीड पूछा, तो v बराबर रूट अंडर 2g इंटू वर्टिकल हाइट। देखो बेटा, ग्राउंड से ये 0.5 है, हाँ, और ये 1 है, 1 मीटर और ये 0.5 मीटर, तो बचा हुआ 0.5 बचा, तो रख दो 0.5, तो ये हो गया तुम्हारा g, 2g की वैल्यू 10 और 0.5 का मतलब 1/2, कट गया, रूट 10 आंसर है, रूट 10। तो देख रहे हो, बता जेई में इनका सवाल सॉल्व किया कि इसकी बेइज्जती करी, तू बता, जेई में इनका सवाल सॉल्व किया कि बेइज्जती करी, क्या पूछते हैं यार। चल अब ये कर भाई, तो आराम से रुक के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया है, इसको यहां से ड्रॉप किया, अब ऐसे ऐसे करते 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 यहां पे पहुंचा, इसकी स्पीड यहां बतानी है, करो। सर वर्क थ्योरम लगा, हाँ स्मूथ सरफेस है, स्मूथ ट्रैक है, नॉर्मल का वर्क डन सरफेस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, होगा नहीं। नॉर्मल का वर्क पता है कैसे होता है, जब सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा होता है और परपेंडिकुलर ही चल, यहां पे तो सरफेस के अलोंग चल रहा है ना, ऐसे करो। तुमने कुछ आंसर निकाला होगा, मे बी इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। अगर तूने नॉट पॉसिबल निकाला है तो तू एक कलम अपना प्लस कर ले। अगर तू इसका कुछ आंसर निकाल रहा था सच में, वहां पे कुछ स्पीड होगा, तो तू भाई एमआर स्कैम में फंस चुका है, तू एक कलम माइनस कर ले। स्लाइड नंबर 21 में तेरा कलम प्लस हुआ है माइनस हुआ है, जरूर बताना, ये एमआर स्कैम। तो कैसे वहां पे पहुंच ही नहीं सकता एक बात बता, तूने यहां से ड्रॉप किया, तो चलते 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 यहां आएगा तो स्पीड बढ़ता जाएगा, तो यहां पे तो स्पीड निकाल सकता है, पता है क्या होगा स्पीड, रूट अंडर 2g 40। अब इस जब ऊपर जाएगा तो स्पीड घटता जाएगा, मैक्सिमम यहां तक जाके रुक जाएगा, यहां तक जा ही नहीं पाए, कैसे चला जाएगा यार। अच्छा ऊपर जाने के लिए तूने फेंका है, जो एनर्जी गेन किया उसी की वजह से जाएगा सर, उसी की वजह से जाएगा, निकाल तो कितना आंसर आता, माइनस नहीं आ रहा, बक बुरबक, हो ही नहीं सकता। सर हमने तो निकाल लिया, तो और एनालिसिस कर, अपने आंसर पे बैठ, थोड़ा सा सोच, फिर मजा आएगा। तूने निकाल लिया लेकिन वो गलत है, और क्यों गलत है ये सोच, मजा आएगा। चल भाई इधर देख, मान लिया एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ड्रॉप किया, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, स्लाइड करते 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 यहां पर आया, हाँ यहां तक स्मूथ सरफेस था, इसके बाद ये रफ सरफेस है, ठीक है। अब इस रफ सरफेस से एस डिस्प्लेसमेंट चल के ये कहीं पे रुक रहा है, तो तुमसे पूछा क्या है कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ड्रॉप किया जो कि ग्राउंड से एच हाइट पर है, ठीक है, ड्रॉप किया, डिस्टेंस टेल बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस पूरे जर्नी में ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लग रहे हैं ये बताओ, सुनना ध्यान से, इस पूरे जर्नी पे ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन और एक ग्रेविटी। अब ऑब्जेक्ट को जब छोड़ा तो स्पीड 0 था, अब नीचे आता स्लाइड करते 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 यहां पे आया, फिर रफ सरफेस पर चलते 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 मान ली यहां पे रुक गया, रफ सरफेस पर चलते चलते यहां पे रुक गया, तो बताओ कि कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चला है, रफ सरफेस पे चला है। आराम से लिख वर्क एनर्जी थ्योरम, लगा तू गलत लगाएगा आई विल बी मोर देन हैप्पी, तू गलत लगा, तू आंसर मत निकाल, और तू बोल सर हमें से नहीं हो, जैसे हो गया तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं हुआ तो भी खुशी की बात है, क्योंकि मैं तुमको यहां पे सिखा दूंगा बहुत शानदार तरीके से, चल कर इसको। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या यही लिखेगा, हाँ सर यही लिखेंगे। अब बता ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है, तो भाई मेरे यहां से ऑब्जेक्ट चला इस लाइन से, और फाइनली इस लाइन पर यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, हमें तो हॉरिजॉन्टल कितना चला, ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा तेरा mgh, प्लस नॉर्मल का वर्क चाहे यहां चले और यहां चले 0 होगा, और फ्रिक्शन का वर्क यहां पे तो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का वर्क यहां करेगा, बताओ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन लगता है म्यू mg, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ s, और दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री, ये डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल, फ्रिक्शन तो मोशन के अपोजिट पीछे लग रहा होगा, जब स्लाइड करते हुए आगे जाएगा रफ सरफेस पे, तो बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। अब बताओ जब फाइनली यहां पे ऑब्जेक्ट रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर 0, और इनिशियली ड्रॉप किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। अब यहां पे cos 180 माइनस होगा, यहां पे माइनस लगाओ, इसको उधर ले जाओ, तो mgh बराबर माइनस म्यू mgs, यहां से mg कट गया,
एस बराबर, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, एस बराबर एच बाई म्यू इज योर करेक्ट आंसर। ये नीट और जेईई मेन दोनों में पूछा हुआ सवाल है, और मेनी टाइम्स, ऐसे मेनी टाइम्स आंसर आ गया तेरा। ये तो बड़ा आसान लग लो मास्टर। यस। अब नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg, एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहां से ड्रॉप किया, ठीक है, सर ड्रॉप किया, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया फ्रॉम 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, देन इट्स स्पीड एट द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। जब यहां पे पहुंचा तो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। देन वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन, वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन, मतलब एयर फ्रिक्शन का वर्क पूछा है कितना हुआ है, ठीक है। चलो अब बताओ, यहां पे टोटल जर्नी में ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं, हाँ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखोगे, हाँ। अब नीचे गिर रहा है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी तो तुम्हारा हो जाएगा mgh, और एयर फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या यही लिखोगे? इसमें एक चीज गलत लिख दी मैंने, अब वो आइडेंटिफाई करके खुद बताओ, अभी तो सीखोगे भाई मेरे। एक चीज मैंने यहां पे गलत लिखा है, उसको आइडेंटिफाई करके खुद बताओ, तभी तो सीखोगे, नहीं तो कैसे सीखोगे बताओ, ऐसे तो नहीं सीख पाओगे बेटा। चलिए आइडेंटिफाई करिए, बताइए, आइडेंटिफाई करिए कि क्या इसमें समस्या चल रही है, कहां गलती किया है। एक बहुत बड़ी चीज है जहां पे 99% लोग गलती करते हैं, अब वो क्या है? वो ये है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, वो ये है, वो ये है कि जिसका वर्क पूछा है उसको तुम माइनस या प्लस नहीं लिख सकते, जिसका वर्क पूछा है उसको तुम फॉर्मूले में एज इट इज रहने दोगे। सर लेकिन फ्रिक्शन का वर्क तो निगेटिव आपने पहले यूज किया है, तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा तभी ऑब्जेक्ट रुकेगा। अब मान लो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी उसको नीचे लाया और तुम इसको फ्रिक्शन को भी आगे लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट आगे नहीं भाग जाएगा। और यहां पे वर्क डन में फ्रिक्शन नहीं पूछा है, यार पूछा है कितना डिस्प्लेसमेंट चल के रुक जाएगा। यहां पे तुमको वर्क डन में फ्रिक्शन पूछा है तो पहले फ्रिक्शन फोर्स क्यों लिखा, फ्रिक्शन, अच्छा इसमें ये भी गलती है कि ये तुमने टर्म क्यों लिखा, ये पूरा ही गलत है, वाहियात है। पर यही सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। सुनो, पहली बात, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh लिखो चलेगा, प्लस लिखो बिल्कुल नीचे गिरा है चलेगा। और यहां पे तुमसे वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन लिखा है तो एयर फ्रिक्शन का वर्क ही रहने देना, एफआर क्यों लिख रहा है? तुमसे एयर फ्रिक्शन पूछा है, एयर फ्रिक्शन का वर्क पूछा है, सर वर्क पूछा तो वर्क रहने देना, तुमको फ्रिक्शन थोड़ी ना निकालना है। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, देख इतनी छोटी सी गलती हो जाती है फिर हम पछताते हैं। देख इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब पार्टिकल यहां पहुंचा है, तो इसकी स्पीड होगी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, माइनस ड्रॉप किया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एम की वैल्यू बताओ कितनी दिया है, 4 kg तो 4 रखो, जी कितना है 10 और हाइट कितना 20 मीटर, 20 मीटर गिरा है, प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन को हम ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे, वो हमसे पूछा है, प्लस आना होगा तो प्लस आएगा, माइनस आना होगा तो माइनस आएगा, बराबर फाइनली हाफ मास 4 और स्पीड बोला है 10, 10 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन बराबर, ये कटेगा 2 से, 10 का होल स्क्वायर 100, 100 गुना 2 200, माइनस 20 दूना 4 80, 80 और 10 800, तो प्लस 800 इधर जाएगा तो माइनस 800, तो माइनस 600 जूल इज योर माइनस आ गया है। तो सर जी यस। अब इधर देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड अप, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, फिर मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इज 10 मीटर, 10 मीटर की मैक्सिमम हाइट अटेंड करके ये फाइनली पार्टिकल रुक गया। और आपको कैसे पता रुक गया? अगर मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है तो स्पीड 0 होगा, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होता है, अगर स्पीड थोड़ी होती तो मैक्सिमम हाइट थोड़ी ना होता, ये और ऊपर जाता। अब पूछा यार वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन निकालो, तो ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, ये इनिशियली यहाँ है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, लिख सकते हो, हाँ सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, एयर फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, सॉरी वो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, भाई ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है mg और पार्टिकल ऊपर गया है, तो माइनस mgh वैल्यू रख दो, एयर फ्रिक्शन निकालना है उसको एज इट इज रखो, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो दिया है लिखो, और ये निकाल के कमेंट करो आंसर। आंसर 24 स्लाइड पे आपको कमेंट करना है, बहुत अच्छे से कमेंट करना है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ ऐसे सवाल जो एक्चुअल में नीट में कई बार आ चुके हैं, किताब सॉल्व करोगे हर मॉड्यूल में, हर किताब में, हर टेस्ट सीरीज में आपको सवाल दिखेंगे। अब देखो हाँ,
वर्क डन निकालने के अलग अलग वैरायटी के कुछ अलग अलग सवाल बनते हैं सर। जैसे एक सवाल वर्क डन का ऐसा बनता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स दे दिया और डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वर्क निकालो। निकाल लोगे? हाँ सर। अगर मान लो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन दे दूं और वर्क पूछूं, तो सर जिसका वर्क पूछोगे वो फोर्स भी निकाल लेंगे और एक्सीलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ओके ओके, समझा। अगर वेरिएबल फोर्स है तो सर इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। समझा समझा। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे तो वर्क निकाल लोगे। हाँ सर, कल से यही कर रहे हैं। अगर वेरिएबल फोर्स दे दो तो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। अगर मैं फोर्स ही ना दो तुमको और वर्क पूछो, तो कोशिश करेंगे एक्सीलरेशन वगैरह से करने का। जरूरी है कि जब भी तुम्हें वर्क निकालना हो तो फोर्स को तुम याद ही करो। तो वर्क के फॉर्मूले में फोर्स है, तो बिना फोर्स के कैसे निकलेगा? निकलेगा वर्क एनर्जी। अब क्वेश्चन फ्रेमिंग पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अपने पास टाइम कम है लेकिन करते हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग पे डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे कि वर्क निकाल के हम स्पीड निकाल रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अभी जितने भी सवाल हमने किए, चाहे ये वाला सवाल किया या ये वाला सवाल किया, ये वाला सवाल किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये जो सारे सवाल हम कर रहे हैं, इस सारे सवाल में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बताओ? तो सर सारे सवाल में एक चीज कॉमन है कि हम वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय फ्रिक्शन देख के फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड के एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ सर। अब आओ इसके क्वेश्चन फ्रेमिंग की और बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पे उल्टा क्वेश्चन पूछे? क्या कि तुम ना बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल पा रहे हो और वही टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन को बता दे। तो ऐसा भी तो सवाल पूछ सकता है जिसमें कहीं दूर दूर तक फोर्स दिखाई ही ना दे और वर्क डन के सवाल बन जाए। कैसे? खुद सोचो और चलो तुम फ्रेम करो। अभी तुम सवाल फ्रेम करो, खुद से सोच के फ्रेम करो सवाल। एक ऐसा सवाल फ्रेम करो जिसमें बॉडी की कुछ इंफॉर्मेशन दो जिससे मैं बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल पाऊं और वही काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वर्क को बताएगा। देखना भाई, मैं ऐसा तुमसे कह रहा हूं कि ऐसा सवाल हो जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज तुम निकाल लो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क होता है। तो तुम निकालो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और तुमसे पूछे वर्क। सोचो, फ्रेम करो। ऐसे नहीं, फ्रेम करो, खुद सोचो। खुद सोचो और कमेंट करके बताओ कि सर स्लाइड नंबर 10 ही है ये, हमने सर 10 नंबर स्लाइड में एक क्वेश्चन फ्रेम किया है और मेरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन जैसा है या फिर 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 इस क्वेश्चन जैसा है। कमेंट करके बताओ किस क्वेश्चन जैसा है, ये तुमको कमेंट करके बताना है। ठीक है? अब देखो मैं तुमको सवाल कराता हूं। सवाल कराता हूं, देख। अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स 2 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, मूव सच दैट पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन एज दिस। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, मतलब x इज इक्वल टू टी स्क्वायर विद 3 दे दिया पोजीशन, वेर x इज मीटर 3 सेकेंड, देन फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। अब वर्क डन बाय द फोर्स पूछा है, मैं वर्क निकालूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मुझे x पता है तो इसको डिफरेंशिएट करके मैं स्पीड निकालूंगा। तो स्पीड आ जाएगा तुम्हारा 1/3 बाहर, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी। भाई इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dx बाई डी टी स्पीड होता है, तो 1/3 बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t/3। तो ये तेरी स्पीड आ गई 2t/3। सर स्पीड आ गई 2t/3 भाई। अब तुमसे कब वर्क डन पूछा है? द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब पहले टाइम को 0 रखो, इनिशियल टाइम 0 रखो, तो इनिशियल टाइम को 0 रखो, 0 पे ये 0 आ जाएगा। फिर फाइनली टाइम को तुम 2 रखो, टाइम को 2 रखो, 2 गुना 2/3, 4/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। हाँ, अब हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ मास की वैल्यू 2, फाइनल स्पीड तुमने निकाल लिया 4/3 का होल स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 था। 2 से 2 कट गया, 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9, 16 माइनस 9, 16/9 माइनस 0, 16/9 जूल, एंड दिस इज द 16/9 जूल इज योर आंसर। जस्ट वाओ। बोलो 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 बोलो, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, बोलो जस्ट वाओ। अब बताओ यहां पे कहीं मैंने फोर्स निकाला? नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट निकाला? नहीं सर। तो जो फॉर्मूला मिला उसको इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। यहां पर सवाल देखिए, फिर से वही सवाल है, एक्स दे दिया। हाँ सर एक्स दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करिए dx बाई dt। मैं पूरा करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, dx बाई dt। देख
2 बार है, टी स्क्वायर का डिफरेंस 2t, 5 का डिफरेंस 0, मतलब तुम्हारा स्पीड आ गया 4t। फोर्स एक्टिंग ऑन द टाइम इज टाइम इंटरवल 0 से 3 सेकेंड, तो 0 रखोगे तो स्पीड, देखो टाइम को 0 तो स्पीड 0, और टाइम को 3 रखोगे तो 4 3 12 आएगी। अब वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम की वैल्यू देख 3 इंटू फाइनल स्पीड 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 144 मतलब 72, 72 गुना 3, 72 गुना 3 कर दे, 72 गुना 3 216 या 7 21 216 जूल आंसर। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से सवाल हुए कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मान लो तुम नहीं फ्रेम कर पाए, कहीं ना कहीं तुमको लग रहा है कि हाँ ऐसा ही तुम कर पाते अगर थोड़ा समय देके तुम करते तो, ये बताओ ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ठीक है। अब इसकी स्पीड ही दे दी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और शर्म की बात यह है, मतलब अच्छी बात यह कि 2x की वैल्यू दी, तो इनिशियल एक्स पे इनिशियल स्पीड आ जाएगा और फाइनल एक्स पे फाइनल स्पीड आ जाएगा, और स्पीड आ गया तो वर्क बराबर हाफ एम वी एफ का होल स्क्वायर माइनस वी आई का होल स्क्वायर, ये तेरा आ जाएगा वक्त। बोल मजा आया कि नहीं, तो मजा आ गया। अब देखिए सवाल है जेई नीट का, सॉरी अप्रैल 2024 का। देख ये स्पीड दिया, हाँ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और तुम्हें एक्स दे दिया 2, क्या पूछा है, वर्क डन बाई, टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। कुछ नहीं करना है तुमको, सीधा हाफ एम बी स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना, सीधा हाफ एम बी स्क्वायर कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। कर इसको और कॉन्फिडेंस खुद डेवलप कर। देख ये तेरा स्पीड है, v बराबर अल्फा रूट एक्स, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर और मजा आ जाए तो बोल देना कि सर खूब सारा मजा आ गया, कर इसको। तो सर कर लेंगे ना, v बराबर अल्फा, इनिशियल एक्स 0 था तो 0 आ जाएगा, और फाइनल लिखेंगे तो अल्फा रूट डी आ जाएगा। अब वर्क डन आ जाएगा, लिखना हाफ एम, बोल एम ही है, इसका स्पीड का होल स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर डी और माइनस 0, तो आ जाएगा एम अल्फा स्क्वायर डी बाई 2, एम अल्फा स्क्वायर डी बाई 2 आंसर आ गया। तो क्या लगा, मतलब देख रहे हो तुमने जेई मेन को कैसे रगड़ दिया। देख ये देख सवाल अभी अभी तूने किया, तुमने तो इसका एडवांस किया था। सवाल पढ़ के देख, तू बोलेगा कि सर क्या टाइम पास कर रहे हैं इसमें, हर अब जेई वेई का बेकार चीज है। बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड इतना, तुम्हें स्पीड ही दिया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, सीधा x की वैल्यू 0 रखो, x 0 रखने पे इनिशियल स्पीड तुम्हारा आ गया, इसको 0 रखने पे 4, और फिर फाइनल स्पीड 2 रखो, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 8 3 24, 24 4 28, फाइनल स्पीड 28। अब सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करो, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, वर्क डन आ जाए। ये देख ये वेलोसिटी बराबर इतना दिया है और 2x दिया, x0 x4, तो x0 पे वेलोसिटी 0, x4 रख के निकालो, सीधा वही फॉर्मूला यूज करना है, v की वैल्यू भी दे दी है जो कांस्टेंट है। क्या मतलब है, ये तो बहुत आसान लग लो मास्टर। ये सारी चीजें आपको करने में मजा आया कि नहीं आया ये बताइए, फील आया कि नहीं आया ये बताइए, ठीक है। अब देखिए सवाल, अब देखिए सवाल, कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर, देन फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सुनो ऐसा है कि इस स्प्रिंग का ना नेचुरल लेंथ यहां तक है, मतलब नेचुरल लेंथ यहां तक है, मीन पोजीशन है। मैंने इसको मीन पोजीशन से 1 मीटर कंप्रेस करके यहां से इसको रिलीज कर रहा हूं। अब देखो अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ा हूं, तो जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस पोजीशन छोड़ता हूं तो स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन की तरफ जाता है, तो स्प्रिंग यहां से अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा, तो फाइनली स्प्रिंग ऐसे खुलता 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 अपने मीन पोजीशन तक। और मैंने इस स्प्रिंग से इसको अटैच नहीं किया है, ये अटैच नहीं है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, क्या है, जस्ट कांटेक्ट में है, जस्ट कांटेक्ट में, जस्ट कांटेक्ट में, जस्ट कांटेक्ट में होना और अटैच करने का क्या फर्क है। तो मैंने इसको बांधा नहीं है, मैंने क्या किया, जैसे समझो समझो, अब मैं एनिमेशन से कराऊंगा, आपका एनिमेशन देखना मजा आएगा। देख ये मैंने यहां से ऐसे स्प्रिंग लिया, ठीक है। अब स्प्रिंग अपने ये नेचुरल लेंथ पर है, यहां पर है, ठीक है। हाँ सर, यहां से मैंने एक मास को, एम मास के ऑब्जेक्ट को जस्ट इसके कांटेक्ट में रखा है, फेविकॉल से नहीं चिपका है, चिपका ले सही है, फेविकॉल नहीं है यहां पर। अब मैंने इसको क्या किया, ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं, ऐसे ये कंप्रेस, तो क्या अभी कंप्रेस्ड पोजीशन में आपको दिख रहा है, हाँ। छोड़ूंगा तो क्या होगा सर, छोड़ूंगा तो ये भाग के आएगा यहां पर, और भाग कर जब आएगा तो नेचुरल लेंथ पे जब ये आएगा
उसके बाद ये अटैच तो है नहीं, अब नेचुरल लेंथ पे आने के बाद इस पर स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा सर, जीरो। अब नेचुरल लेंथ पे अपने आप आने के बाद ये आगे नहीं जाएगा, इस भाई साहब को इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये आगे भाग जाएगा। ऐसा पता क्या हो, अगर मैं पकड़ बांध के रखता, देखो स्प्रिंग क्या चाहता है सर, स्प्रिंग चाहता है कि उसको कंप्रेस करके छोड़ा तो अपनी मीन पोजीशन तक आना। हाँ, अब मीन पोजीशन तक आना चाहेगा तो मीन पोजीशन तक कैसे आएगा, देखो ये था, नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगा। अगर मैं इसको नेचुरल लेंथ पर छोड़ दूं परा रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको खींच दूं, सर खींचूंगा तो बांधना पड़ेगा, अभी बांधा नहीं मैंने। अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, भाई चूंकि मैं मास को पकड़ के स्प्रिंग के साथ कंप्रेस करो, अब यहां से मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस नेचुरल लेंथ पे जाना चाहता है, भागता 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 अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा। जैसे ही नेचुरल लेंथ पे आएगा तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे आके अपना, स्प्रिंग तो मासलेस है, वो तो रुक जाएगा। ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से तुम्हारा क्या होगा, आगे की तरफ भाग जाएगा। तो रुक रुक रुक, स्प्रिंग लेके नहीं, आगे की तरफ ऐसे भाग जाएगा। अगर मैं इसको बांधा होता तब इसका मोशन कैसा होता, तब क्या होता कि अगर मैं इसको कंप्रेस करके छोड़ूं तो बांधा है तो जाएगा 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 मीन पे जाएगा, मीन पे जाएगा तो इसके पास कुछ स्पीड हो जाएगी, भाग के आ रहा है, अरे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ना। स्प्रिंग ने कुछ वर्क किया कि नहीं, कंप्रेस से मीन पे स्प्रिंग ने वर्क किया, स्प्रिंग का वर्क डन कहां जाएगा, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में, तो इसके पास स्पीड होगी। अब इस स्पीड से ये आगे खींच के चला जाएगा, अब क्योंकि बंधा हुआ है तो आगे खींच के चला जाएगा। अब जाएगा तो स्प्रिंग तो पीछे लग रहा है, भाई अपने मीन से आगे चला गया तो इलोंगेट होने पे स्प्रिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है, आगे जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है, इसका स्पीड कम होता जाएगा और कहीं रुकेगा। रुकने के बाद स्प्रिंग इसको फिर से पीछे लाएगा, मीन तक आ जाएगा, मीन तक आ जाएगा तो इसके पास एनर्जी आ चुकी होगी, फिर ये कंप्रेस हो जाएगा। इस तरीके से क्या करेगा, एसएचएम शुरू कर देगा अगर ऑब्जेक्ट बंधा होता, ठीक है, ऐसी तो एसएचएम होता है। अब यहां पे मैंने क्या बोला, देखो जस्ट कांटेक्ट में है, बांधा नहीं है, बांधा नहीं है तो बोला इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड कब होगी और कहां होगी, सुनो। तो रिलीज किया जब मैंने यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी वर्टिकल चलने पर लगता है, हॉरिजॉन्टल चला है मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं हो, नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा, इस पर स्प्रिंग फोर्स का वर्क होगा जो कि चेंज इन काइनेटिक। मतलब कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे, तीन, एक ग्रेविटी, एक नॉर्मल, एक स्प्रिंग फोर्स। ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तीन, ग्रेविटी का वर्क डन जीरो, नॉर्मल का वर्क डन जीरो और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा। अब ग्रेविटी का वर्क डन जीरो, नॉर्मल का जीरो, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखना सिखाया है, हमेशा माइनस आता है, माइनस हाफ के। अब इसकी जो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स है कब तक पॉजिटिव होगी, जब तक वो मीन तक नहीं चला जाता है। तो कंप्रेशन से मीन तक जब लगातार जा रहा है तो फाइनली कहां पहुंचा सर, मीन पे, और इनिशियली कहां था, 1 मीटर का होल स्क्वायर, इनिशियली कंप्रेस था 1 मीटर तक, देखो यहां से 1 मीटर था, तो एकदम सही है, इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल स्पीड ऑब्जेक्ट का मीन पर, माइनस इनिशियली तो जीरो था जब इसको यहां से छोड़ रहा था, तो यहां से यहां तक मैंने लगाया है। अब देखो माइनस के की वैल्यू, के 16 है और -1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg इंटू स्पीड, फाइनल स्पीड का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, हाँ सर, ये माइनस और देखो ना यहाँ पे 0 -1 तो ये -1 बचा, 0 में से 1 घटाओगे -1 ही बचेगा, माइनस से प्लस हो गया, 16/2 8 आएगा, 8 बराबर v फाइनल का होल स्क्वायर, तो v फाइनल हो गया √8 मीटर। बताओ मजा आया कि नहीं, तो आसान लगा, बस इस लेवल का सवाल कर पा रहे हो, बताओ और क्या चाहिए। इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर, देन फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द, तो कर तो लिया, ये तो किया मैंने, 2 बार सवाल क्यों लिखा है, तो कोई बात नहीं हो जाता। अब यहाँ पे एक सवाल है, देखो 16 न्यूटन पर मीटर, 2 kg का ऑब्जेक्ट, इसको मैंने स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर, देन फाइंड रेंज ऑफ द ग्राउंड एंड टाइम टू रीच द ग्राउंड बाय द ऑफ पार्टिकल, फाइंड रेंज ऑन ग्राउंड एंड टाइम टू रीच ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने देर में ग्राउंड पे पहुंचेगा वो बताओ। अब देखो ये सवाल कैसा है, सवाल कुछ ऐसा है कि 80 मीटर के हाइट से, 80 मीटर के हाइट से एक स्प्रिंग को मैंने कितना कंप्रेस किया, 1 मीटर कंप्रेस, 1 मीटर कंप्रेस किया मीन से, तो जब ये मीन पे आएगा जस्ट ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट है, जस्ट कांटेक्ट, अटैच नहीं है, तो क्या आएगा कि यहां तक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ तक आएगा तो स्प्रिंग इस पर वर्क करेगा, उसको स्पीड दे देगा, स्पीड लिख लो कितना आने वाला है वो निकाल लो, स्पीड यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा, वही आएगा ना
मैं एक बार और निकाल लेता हूं, -12 k की वैल्यू 16 इंटू 1 है, 2 kg के ऑब्जेक्ट है, तो 0 - 1 का होल स्क्वायर बराबर हाफ mv स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 से कट गया, v बराबर √8, √8 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो स्पीड आया है, क्या ये हॉरिजॉन्टली निकला है ऑब्जेक्ट? √8 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली गया है। अगर ये हॉरिजॉन्टली गया है तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगाओगे, इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो 80 मीटर चलने पर यहां से यहां तक इसका टाइम कितना लगेगा? ये कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा √2gh होगा ड्रॉप वाले केस में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मिला है वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी तो अभी भी 0 है, हॉरिजॉन्टल मिला है। अगर मैं ड्रॉप करूं तो टाइम लगता है √2h/g, हॉरिजॉन्टल फेंकू तो भी इतना ही टाइम लगता है। √2h की वैल्यू 80, g की वैल्यू 10, √16 मतलब 4 सेकेंड आपको टाइम फ्लाइट। तो रेंज हो जाएगा x एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम फ्लाइट, √8 इंटू 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी तरह का कोई समस्या है तो बताइए, किसी तरह का कोई समस्या है तो बताइए। नहीं सर ये तो आसान लग लो मास्टर, बताइए, ठीक है। अब यहां देखिए, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अभी दूसरा सवाल क्या बनता है कि मान लो एक स्प्रिंग अपने मीन पर है। चलो इसको मैं पहले हटाता हूं, क्योंकि मैं तुमको डायग्राम एकदम रॉ से बना के फील के साथ कि हो क्या रहा है ना, फील के साथ बताता हूं हो क्या रहा है। देखो ऐसा है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है स्मूथ, और देखिए नीट में स्मूथ ही आएगा, रफ तो आएगा नहीं। स्मूथ सीख ले अच्छे से, टाइम वैसे भी कम है हमारे पास, तो ये स्मूथ है। यहां पे ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ मतलब नो कंप्रेशन नो इलोंगेशन, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि v0 स्पीड से लगातार चल रहा है स्मूथ सरफेस पे। जब तक ये v0 से चलता रहेगा, स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं आ जाता, इसकी स्पीड बदलेगी कि कांस्टेंट रहेगी? ये कमेंट करके बताओ। सर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्यों रहेगी कांस्टेंट? सर इसकी स्पीड क्यों बदलेगी? नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, नॉर्मल की वजह से वर्क डन 0, और mg की वजह से वर्क डन 0, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है नहीं, तो चलता रहेगा। जैसे ये मीन पर इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी? v0। अब ये जब स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा, स्प्रिंग फोर्स क्या आगे की तरफ फोर्स लगाएगी? हाँ, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्या ये रुकना शुरू कर देगा? क्यों? मान लो कि ये आगे जा रहा है v स्पीड से, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। स्प्रिंग जब भी कंप्रेस होता है तो अपने नेचुरल पॉइंट की तरफ, नेचुरल मतलब मीन पॉइंट की तरफ फोर्स लगाता है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ, और ये कहां चल रहा है? आगे। इसकी स्पीड घटती जाएगी, मतलब स्प्रिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर निगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है पीछे की तरफ, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? आगे। अरे स्पीड, स्प्रिंग फोर्स की वजह से स्पीड कम होगी ना, तो स्प्रिंग फोर्स इस पे नेगेटिव वर्क करेगा। अब जैसे जैसे स्पीड कम होते होते मान लो कि अपने नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस हो गया, तो फाइनली कहीं पे आके रुका जहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स है। अब चूंकि इसकी स्पीड 0 हो गई, तो इससे ज्यादा कंप्रेशन हो नहीं सकता। अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, जितने फोर्स लग रहे हैं सबका वर्क लिखो। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही तो लिखोगे? हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। अब मुझे बताओ, ग्रेविटी का वर्क डन 0, नॉर्मल का वर्क डन 0, स्प्रिंग फॉर वर्क का वर्क डन -12 के फाइनल कंप्रेशन एक्स एम का होल स्क्वायर, एक्स एम का होल स्क्वायर, इनिशियली 0। मीन पर ये इनिशियल कंडीशन था, तो मीन से मैंने लगाना शुरू किया और फाइनली कंप्रेशन तक लगा रहा हूं। तो इनिशियली उसमें कंप्रेशन कितना था? 0, और फाइनली एक्स तक गया है, तो ये लिखेंगे बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो 0 है, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था ऑब्जेक्ट का? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। देखो अब यहां से -12 के एक्स एम का होल स्क्वायर बराबर -12 एम वी नॉट का होल स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, के आ जाएगा नीचे। एक्स एम का होल स्क्वायर बराबर एम वी नॉट का होल स्क्वायर बाई के, एक्स एम बराबर आ गया √अंडर एम वी नॉट का होल स्क्वायर बाई के। ये आपका आंसर आ गया। बताइए वेरी ब्यूटीफुल आंसर है कि नहीं? सर बहुत जोरदार आंसर आ गया, बड़ा सिंपल सा आंसर आया है। यस, देखिए कितना सुथरा सा और इजी सा आंसर आया। तो आसान सवाल है। इसी तरह के सवाल आपको और करने होते, जैसे ये सवाल है, अब इस पे डेटाबेस सवाल है। एम मास 10 kg का ऑब्जेक्ट है, वी नॉट से जा रहा है, अपने मीन पोजीशन पे के है तुम्हारा 8 न्यूटन पर मीटर, तो बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो? आंसर नहीं रटना, सॉल्व करना। फिर से मैं बताता हूँ, जब ये चल रहा नॉर्मल का कोई ऑप्शन, ग्रेविटी का कोई ऑप्शन नहीं, जब ये जाके इसको कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग का इस पर वर्क डन देख लो कि स्प्रिंग फोर्स इस पर कितना वर्क कर रहा है, तो मीन से कंप्रेशन तक स्प्रिंग का निगेटिव वर्क डन इसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। ठीक है, उसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वही हमने किया है। अब इस तरह के सवाल आते हैं कुछ
कि मान लो m मास के ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ड्रॉप किया तो इसकी स्पीड कितनी थी, 0, यहां से ड्रॉप किया, ये आया आया आया, गिरते 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 ग्रेविटी वर्क कर रहा है, नीचे आया, यहां पे पहुंच के मान लो x डिस्टेंस तक इसको कंप्रेस करके नीचे दबाया। अब मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा सर? मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब है कि जब तक वो रुक नहीं जाता तब तक कंप्रेस करेगा, जब रुक गया वहीं पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन की स्पीड आ जाएगी 0। ठीक है, x मान लो कंप्रेस करके इसकी स्पीड आ गई 0। अब लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, स्क्रीन पॉज करो, लगाओ। तुम गलत लगाओगे चलेगा ना यार, खुद एक बार लगाओ, आराम से लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलो लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है सर? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कहां से कहां तक लगाओगे? इनिशियल कंडीशन ही है जहां से आपने ड्रॉप किया, और फाइनल कंडीशन ही है जहां पे ये रुक गया। अब बताओ इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर? 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। यार मजे आ गए। ग्रेविटी का वर्क डन सर mg h प्लस एक्स, h प्लस एक्स क्यों? यहां से कितना चला? h, और कितना चला? x, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h प्लस एक्स हुआ ना? अरे हाँ सर जी सही बात है। और स्प्रिंग का वर्क डन होता है माइनस हाफ के फाइनल कंप्रेशन सर एक्स मैक्स होल स्क्वायर और माइनस 0। भाई स्प्रिंग यहां पे थोड़ी ना वर्क कर रहा था जब ये हवा में था, स्प्रिंग तो यहां से यहीं तक वर्क किया है, और 2 ही वर्क है। लोग खत्म, एक लाइन का कैलकुलेशन है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा mg h प्लस एक्स बराबर, देखो ये 0 माइनस 0 0 आ गया, इस माइनस को उधर ले जाओ तो हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, आंसर आ गया। यहां पे एक्स मैक्स निकाल लो। अब यहां पे एक चीज तुमसे हमेशा ये बता देगा, क्या बता देगा? कि जो हाइट से हमने छोड़ा है उसके कंपेयर में स्प्रिंग की लेंथ नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब मान लो ये 20 मीटर छोड़ा है और ये 2 सेंटीमीटर कंप्रेस हुआ, तो इसके कंपेयर में x बहुत छोटा है, हाँ कुछ कंप्रेस हुआ उसकी वैल्यू निकालनी है, बट x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल H। तो x अगर छोटा है तो x स्क्वायर को आप यहां से नहीं कर सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, हमेशा छोटे चीज से मल्टीप्लाई करने पे और छोटा हो जाता है, उसको हम अप्रोक्सीमेशन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लीकेशन में कभी भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगता, अप्रोक्सीमेशन एडिशन में लगता है। जैसे h बहुत बड़ा तो x ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बच जाएगा तेरा mgh बराबर हाफ के एक्स एम का होल स्क्वायर। तो एक्स एम तेरा हो जाएगा, 2 को ऊपर ले जा, 2mgh बाई के का रूट, ये तेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा समझा गुरुजी। और तुमसे यही पूछेगा नीट में, ये नहीं पूछेगा, तुमसे यही पूछेगा। ठीक है, इतना अगर कर लोगे तो तुम्हारा काम एकदम धुआंधार तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमने ऐसे छोड़ा, यहां से ड्रॉप किया। अब बताओ h डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन पे चल के इसको यहां से x कंप्रेस किया, मान लो ये तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन है जहां पे स्पीड ब्लॉक की क्या हो जाएगी? 0। अब लगाओ यहां से यहां तक, लगाओ। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पर डिपेंड ही नहीं करता, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस बात पे डिपेंड करेगा कि नीचे कितना गिरा है, से नीचे कितना। चलो मैं तुमको समझाता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, इसकी स्पीड 0 और छोड़ा था तो इसकी स्पीड 0 थी। ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन होगा mg इंटू वर्टिकल हाइट hv प्लस में होगा, नॉर्मल का वर्क डन 0, स्प्रिंग का वर्क डन होता है माइनस हाफ के। और देखो ये इतना x कंप्रेस हुआ तो सीधा लिखेंगे, जब नेचुरल लेंथ पे था तो कंप्रेशन 0, x कंप्रेस हुआ तो x स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ तो यह होगा mg h वर्टिकल बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो? एकदम सही है। अब यहाँ पे h वर्टिकल निकाल के लिखो, तो h वर्टिकल क्या लिखोगे? सुनो, यहां से यहां तक तुम्हारी डिस्टेंस कितनी चला है? h और x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? h प्लस एक्स। ये तुम्हारी हाइपोटेन्यूज और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर एच बी। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर एच वर्टिकल बट हाइपोटेन्यूज एच प्लस एक्स। अगर एक्स तुम्हारा बहुत छोटा है तो तुम लिख सकते हो, एक्स बहुत छोटा है तो साइन थीटा बराबर एच वी बाई एच, तो वर्टिकल हाइट हो जाएगा एच साइन थीटा, राइट? अब यहाँ पे एच साइन थीटा रख दो वर्टिकल हाइट को, एम जी इंटू एच साइन थीटा बराबर हाफ के एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर, एक्स मैक्सिमम आपका हो जाएगा रूट अंडर 2mgh साइन थीटा बटा के। पहली बार में जो आंसर है उसमें क्या फर्क है? साइन थीटा का ही तो फर्क है, और कोई फर्क नहीं। अब तुमसे ये सवाल पूछेगा कि मान लो यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा? ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हो, स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करो, मैं तुम्हारे सामने सॉल्यूशन करूंगा। अब जब इसका सॉल्यूशन करोगे
वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर 0। मान लो ये अपने मीन पोजीशन से एक्स कंप्रेस हुआ है, तो यहां से यहां तक वर्टिकल तो चला, उसके बाद हॉरिजॉन्टल में कितना चला कोई मतलब नहीं है। mgh माइनस हाफ के मैक्सिमम कंप्रेशन का होल स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0। यहां से ये उधर चला जाएगा, तो mgh बराबर हाफ के xm का होल स्क्वायर, यहां से xm को निकाल। इस सवाल में और इस सवाल में एकदम सेम आंसर आया। सोचो क्यों? तो क्योंकि सिंपल सी बात है, ये तो h नीचे चला, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जितना इसमें हुआ है उतना ही उसमें हुआ है, तो इसलिए शायद आंसर सेम आया है। एकदम सही पकड़े हो, इसलिए आंसर सेम आया, और कोई रीजन नहीं है आंसर सेम आने, इसलिए तुम्हारा आंसर दोनों केस में क्या आया है? सेम आया। समझ गए? चलो, अब एक सवाल बनता है बहुत फेमस, नीट में आ चुका है, जेईई मेन में आ चुका है। क्या? एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, तभी तो मास लटका हुआ नहीं, अपने नेचुरल लेंथ पे है। अभी स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। एक m मास का ऑब्जेक्ट मैंने इसको जेंटली अटैच कर दिया, और जेंटली अटैच करके आराम से इसको अटैच करके अचानक से छोड़ दिया आपने सीधा, हाँ छोड़ दिया। चलो ये सवाल छोड़ो, आओ ये सवाल करते हैं। कौन सा पहले कराऊं तुम्हारे लिए? ला 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 ला, यही करो। चलो ये करते हैं, तो पहले सवाल समझो क्या है। सवाल ऐसा है कि एक आइडियल मासलेस स्प्रिंग लटका हुआ है, आइडियल मासलेस स्प्रिंग लटका हुआ है, ठीक है सर। आइडियल मासलेस स्प्रिंग लटका हुआ, इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीन पर है। अब इसके हुक में एक मास मैंने अटैच किया, अटैच करने के बाद अचानक से अपना हाथ हटा, तो क्या होगा सर? ऊपर इसमें इलोंगेशन 0 था, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा नहीं, नीचे mg इस पर लगेगा, और ये mg कांस्टेंट नेचर का फोर्स है, तो इस पर अभी छोड़ते समय नेट फोर्स बोलो सर, mg डाउनवर्ड, तो ये फोर्स क्या इसको एक्सीलरेट करा के नीचे लाएगा? हाँ। तो जब ये एक्सीलरेट करके नीचे जाएगा, तो थोड़ा सा जैसे ही इलोंगेशन होगा, क्या इसमें स्प्रिंग फोर्स ऊपर के एक्स आ जाएगा? क्योंकि स्प्रिंग से बंधा हुआ है, स्प्रिंग खींचेगा, लेकिन mg नीचे लगता रहेगा। अब बताओ, पहले इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? तो पहले स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि mg खींचेगा, तो अचानक से mg इसको नीचे ले जा रहा, फोर्स भी नीचे और ऑब्जेक्ट भी नीचे डिस्प्लेस कर रहा, तो स्पीड बढ़ेगी। सर केक्स आ तो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी केक्स की वैल्यू mg से कम भी तो रहेगी, mg तो फिक्स है। अब जैसा जैसे इलोंगेशन बढ़ेगा तो वैसे वैसे केक्स बढ़ेगा, लेकिन अभी तो केक्स कम होगा। भाई कोई अभी पैदा लिया, अभी कितना है केक्स? सर एक जीरो, तो केक्स जीरो, mg तो पहले से था, mg तो छोड़ दोगे तो mg तो लगेगा, mg डोमिनेटिंग हुआ केक्स से, अब थोड़ा सा इलोंगेशन हुआ तो केक्स तो थोड़ा सा आएगा, लेकिन mg तो अभी भी है, तो स्पीड बढ़ता जाएगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता एक ऐसे पोजीशन पे केक्स और mg बराबर हो जाए। हाँ हो सकता है, जब इस पर इतना इलोंगेशन हो जाए कि नेट फोर्स 0 हो जाए, ऊपर केक्स बराबर mg हो जाए। सर तब तक तो स्पीड अप होगा ना, जब तक केक्स की औकात इतनी ना हो जाए कि mg की तुलना कर सके, तब तक तो स्पीड बढ़ेगा। हाँ, तो जैसे तुम छोड़ोगे तो कुछ दूरी तक स्पीड इसका बढ़ता जाएगा। यस और नो? सर बढ़ता जाएगा, स्पीड एकदम धक्का धक बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो केक्स है ही नहीं, mg है, mg है तो mg खींचेगा, mg खींच के उसको नीचे लाएगा बड़े प्यार से, mg लाया, अब mg नीचे, ऑब्जेक्ट भी नीचे, तो mg का वर्क डन पॉजिटिव, तो स्पीड बढ़ता जाएगा। तो केक्स पैदा लगा, अरे बच्चा है सारा, केक पैदा लिया, बउआ है, बउआ पैदा हुआ, बउआ है, mg डोमिनेटिव हुआ, हल्का सा केक्स आएगा सर, तो ठीक है ना। अभी mg फोर्स लग रहा था, बाद में mg माइनस केक्स लगेगा, थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन अभी स्पीड अप होता जाएगा। अब मान लो बउआ बड़ा हो गया, तो बउआ केक्स mg को बैलेंस कर ले, उस केस पर क्या इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी? हाँ सर, तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रुक जाएगा, क्योंकि जब फोर्स बैलेंस हो गया तो नेट फोर्स 0 है, तो नेट एक्सीलरेशन 0 होगा, लेकिन स्पीड गेन कर चुका तो स्पीड से नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। हाँ, अब जैसे ही नीचे जाएगा तो mg तो फिक्स है, लेकिन इलोंगेशन और बढ़ने पे केक्स बढ़ जाएगा, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे अब नीचे जाकर घटती हुई जाएगी। अब नीचे जा रहा है स्पीड घट रही, नीचे जा रहा है स्पीड घट रही, तो कब तक नीचे जाएगा? जब तक वो रेस्ट में ना जाए, स्पीड 0 ना हो जाए। जब तक स्पीड है तब तक तो नीचे जाता रहेगा। अब ये जाते 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 मान लो यहां पे फाइनली पहुंच के इसकी स्पीड 0 हो गई, जहां तक स्पीड 0 हो गई वहां तक ये जाता रहेगा। देखो कोई भी मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन कब तक होता है? जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में स्पीड 0 हो। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, बताओ मैक्सिमम हाइट कब होगी?
जब तक इसकी स्पीड होगी तब तक जाता जाएगा, जब तक इसके पास ऊपर की तरफ स्पीड होगी तब तक जाता जाएगा। जहां पे स्पीड 0 वहीं पे मैक्सिमम हाइट, उसका नीचे गिरेगा। वही यहां पे ये कब तक चलेगा, ये किसी एक्स मैक्स तक यहां तक चलेगा। अब चूंकि बउआ बड़ा हो गया है और mg उतना ही है, तो बउआ अब ऊपर डोमिनेटिंग फोर्स लगाएगा, तो ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा, ऑब्जेक्ट नीचे जाए तो स्पीड घटता जाएगा, लेकिन वो तब तक चलेगा जब तक फाइनली रुक ना जाए। अब तुम यहां से लेके यहां तक WET लगा दो, तुम्हारा आंसर एक लाइन में आएगा। लगाओ WET। सर वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब बताओ यहां पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है सर, 0। और जब ड्रॉप किया था, यहां पर ड्रॉप किया था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। यहां से आता ग्रेविटी कितना वर्क किया, देखो x लेंथ आया, तो ग्रेविटी का वर्क डन mg इंटू एक्स, माइनस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस हाफ के फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा तेरा mg x बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कटेगा x, 2 ऊपर ले जाओ, तो 2mg बाई के इज इक्वल टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। कितना आसान हो गया बताओ, कितना आसान हो गया बताओ, ये तो बहुत इजी लगा। और आपने यहां पे छोड़ दिया था, तो आप तो यहां पे हो नहीं, छोड़ के हट गया। अब इसी सवाल में एक और सवाल बनता है कि सेम सिनारियो में, सेम एकदम सेम सिनारियो में मैं जो फोर्स लगा रहा हूं यहां पर, मतलब जैसे मैंने मास अटैच किया, तो मास को मैं अटैच करके सडनली नहीं रिलीज कर रहा हूं, स्लोली रिलीज कर रहा हूं। अब स्लोली और सडनली में क्या फर्क होता है समझिएगा। सडनली रिलीज करूंगा तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, मेरा ये आंसर आ गया है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मास इज स्लोली रिलीज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोली रिलीज्ड? स्लोली रिलीज का मतलब है धीरे धीरे छोड़ेंगे, स्लोली रिलीज का मतलब है धीरे धीरे छोड़ेंगे, स्लोली रिलीज का मतलब है इसको यहां से धीरे धीरे छोड़ेंगे। मैंने अटैच कर लिया, हाँ। अभी इलोंगेशन कितना है सर, x 0 है, कोई इलोंगेशन नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स 0 लगेगा। अब यहां पे नीचे mg लग रहा था, हाँ। अब इसको मैं पकड़ के ऐसे रखा हूं और मैं इसको धीरे धीरे छोड़ रहा हूं। धीरे धीरे छोड़ रहे हो तो आप इसको इसीलेट होने नहीं दे रहे हो, नहीं होने दे रहा हूं, तो इसमें तो एनर्जी आएगा नहीं, नहीं आएगा। अब धीरे धीरे छोड़ रहा हूं, तो धीरे धीरे छोड़ रहा हूं तो हो क्या रहा है, जब ये कुछ इलोंगेशन पे पहुंचा, मान लो यहां से ये कुछ इलोंगेट करके यहां पहुंचा, इस पर mg नीचे लग रहा है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे छोड़ रहा हूं, धीरे धीरे छोड़ रहा हूं, अचानक से नहीं छोड़ रहा हूं, एकदम धीरे धीरे छोड़, मतलब मैं पकड़ा हुआ हूं, इसको छोड़ नहीं रहा, पकड़ के धीरे धीरे छोड़ रहा हूं, धीरे धीरे छोड़ रहा हूं। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर देखोगे तो ऊपर नॉर्मल, ऊपर स्प्रिंग फोर्स और नीचे mg। जैसे जैसे नीचे लेते जाओगे तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? सिंपल सी बात है, जब तुम यहां पे रखे हो तो स्प्रिंग फोर्स तो है ही नहीं, तो तुम्हारा नॉर्मल ही mg को बैलेंस कर रहा है, हाथ का नॉर्मल, हाथ का नॉर्मल ही mg को बैलेंस कर रहा है। अब तुम थोड़ा नीचे लाओगे तो स्प्रिंग खींचेगा, स्प्रिंग पैदा ले लिया, तो जब स्प्रिंग पैदा ले लिया तो mg को थोड़ा ओवरकम करेगा, तो नॉर्मल कम हो जाएगा, क्योंकि mg की वैल्यू तो फिक्स है नीचे। अब जैसे तुम नीचे लेते जाओगे, नीचे लेते जाओगे, एक ऐसा इलोंगेशन आएगा जहां पे नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब जो पैदा लिया है वो इतना बड़ा हो गया कि mg को बैलेंस कर लिया। सोचो, जो पैदा लिया जो इतना बड़ा वो mg को बैलेंस कर लिया, तो आपके हाथ पे दबाव नहीं आएगा। अब आप हाथ हटा भी लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट वहां पे बैलेंस कर जाएगा। तो मान लो वहां पे इलोंगेशन है xm, तो k xm बराबर सीधा हो जाएगा mg, xm बराबर हो जाएगा mg बाई k। तो यहां पे मैक्सिमम इलोंगेशन सिर्फ आपका mg बाई के आएगा, तो सिर्फ mg बाई के, हाँ। और यहां पे क्या आया है, 2mg बाई के। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने वहां पे लटका के छोड़ दिया, आप नहीं हो। तो जितना ग्रेविटी वर्क किया है वो स्प्रिंग फोर्स ने निगेटिव वर्क करके उसको बैलेंस किया। यहां पे आप हो तो आपका खुद का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर, इसको आप फ्री होने नहीं दे रहे हो, गिरने नहीं दे रहे हो। तो अचानक से जब कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे की तुलना में वो डबल हो जाता है। कैसे? इसको आपको फील दिलाते हैं एक एग्जाम्पल से, रुकिएगा, मेरे पास रस्सी मुझे चाहिए होगा, रुकिएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपको फील दिलाता हूं और एकदम शानदार फील दिलाऊंगा। देखिए, एकदम शानदार फील दिलाऊंगा, ठीक है? फील आ जाए तो जरूर बताइएगा कि मजा आया सर जी। ये मैंने एक, मान लो यहां से एक ऑब्जेक्ट अटैच किया, ठीक है, देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट, हाँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से अचानक से छोड़ता हूं, बताओ कहां तक जाएगा? देखो, तो जितना एंगल पे मैंने छोड़ा, यहां से डबल एंगल पे उधर गया, देखो,
और धीरे धीरे छोड़ूंगा तो देखना क्या होगा। अब मैं इसको छोड़ ही नहीं रहा, मैं अपना हाथ धीरे धीरे लूज कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे लूज करो, बहुत धीरे धीरे लूज करो, बहुत धीरे धीरे लूज करो, यहां आगे रुक गया। और क्यों नहीं गया उधर तक, खुद देखो और सोचो। ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। मैं यहां से अचानक से छोड़ रहा हूं, मैं अपना हाथ हटा लूंगा, देखो क्या होगा। मैं यहां से छोड़ रहा हूं, यहां से थीटा एंगल से है, इसको छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया, अचानक छोड़ रहा हूं। तो जब मैं अचानक छोड़ रहा हूं ना, तो ग्रेविटी ने जो इस पर वर्क किया वो एनर्जी दिया, और वही एनर्जी की वजह से आगे भागा, तो ग्रेविटी फिर इसको रोक रहा है। अब जब मैं खुद इस पर हूं तो ग्रेविटी जितना वर्क कर रहा है ना, मैं इसका वर्क खा जा रहा हूं और यहीं तक आके छोड़ दिया। तो इससे तुमको विजुअलाइज हुआ ना कि अचानक से वर्क होने पर, अचानक से छोड़ने पर क्या होगा, 2 mg/k, और धीरे धीरे छोड़ने पर ये होगा। अभी जे एडवांस का सवाल है, मैं ईयर आपको कल बता दूंगा, तुम्हारे सामने बता दूंगा ईयर। जे एडवांस का सवाल है 2010 या 2004 का, जेई एडवांस का सवाल, क्या अभी बताता हूं। उसने बोला एक स्प्रिंग है अपने मीन पोजीशन पे, मतलब नेचुरल लेंथ पे, अभी उसमें इलोंगेशन 0 है, स्मूथ सरफेस है। अब यहां से एफ फोर्स लगाना शुरू किया, कांस्टेंट फोर्स। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग बताओ, ये लिखा है मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो इस पर मैंने कांस्टेंट फोर्स एफ लगाना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुरू किया, तो इस पे मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा बताओ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। क्या मैं एफ फोर्स कांस्टेंट लगाता जाऊंगा तो खिंचता जाएगा? हाँ खिंचता जाएगा। मान लो खिंचता गया खिंचता गया खिंचता गया, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे डेवलप होगा। हाँ, स्प्रिंग फोर्स इसको आगे चलने से रोकेगा। हाँ, अभी इसकी स्पीड कितनी है? 0। मान लो यहां पे मैक्सिमम इलोंगेशन पे गया, और मैक्सिमम इलोंगेशन के बाद जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, वहीं तक मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, उसके तो आगे जाएगा नहीं। नहीं सर। अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। अब बताओ, इस पर दो ही फोर्स वर्क कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स प्लस एक स्प्रिंग फोर्स। mg तो वर्क करेगा नहीं, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब ये चला था तो 0 था, अब फाइनली जहां पे रुकेगा मैक्सिमम इलोंगेशन तभी होगा जहां पे वो रुके, तो ये इनिशियल का फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया? अब देखो कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, और मान लो एक्सएम तक कांस्टेंट फोर्स लगा है, तो फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट एक्सएम, तो एफ इंटू एक्सएम। और स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है माइनस हाफ के फाइनल इलोंगेशन एक्सएम का होल स्क्वायर माइनस 0 और 0। अब यहां पे देखो, एफ इंटू एक्सएम बराबर, ये उधर चला जाएगा तो प्लस के इंटू एक्सएम का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया तो एक्सएम बन गया। एक्सएम बराबर क्या आ रहा है? एक्सएम बराबर आ रहा है 2f/k। ये आपका आंसर आ गया। तो बस, हाँ बस बिल्कुल सही है। अब जरा तुम रुको और इसी सिनारियो को इससे कंपेयर करके बताओ, सॉरी इससे कंपेयर करके बताओ। ये दोनों सवाल असल में सेम है, दोनों केस में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, दोनों केस में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। जैसे ही मैंने यहां पे छोड़ा, कांस्टेंट फोर्स mg लेके जा रहा है, यहां पे जैसे ही मैंने छोड़ा, एफ लेके जा रहा है, और स्प्रिंग उसको अपोज कर रहा है। थोड़ा सा रुको और सोचो, ये असल में दोनों सवाल एकदम सेम है। असल में दोनों सवाल एकदम क्या है? सेम है। असल में दोनों सवाल एकदम सेम है। ठीक है, अब है तुम्हारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये कल बताऊंगा मैं। ठीक है, ये कल हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप क्या करना, यहां तक रीड कर लेना। आपको मैं बताऊं शानदार तरीके से फील दिलाऊं, कंजर्वेटिव फोर्स कौन होता है? लायक बेटा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन होता है? नालायक बेटा। जैसे आपके घर वाले आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर आप नालायक हुए तो सब गुड़ गोबर कर देंगे। और कंजर्वेटिव फोर्स हुए तो आप जो आप पे आज मेहनत चल रही है घर वालों की, उसको आप स्टोर करके रखेंगे और फ्यूचर में उसको रिटर्न देंगे। तो सिंपल इसको रीड करना, तुमको फील आएगा नालायक और लायक बेटा का, इसमें लायक और नालायक का इसमें फील है, और इसी से तुमको मैं पूरा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिखा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज का लेक्चर का ड्यूरेशन मैंने जानबूझ के इतना ही रखा है, और वैसे भी आज मेरी कितनी क्लास हो गई, अगर आज मैं बताऊं आपको, मैंने 2.5 घंटे सुबह पढ़ाए हैं 3 में, उसके बाद मैंने 2.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया है सेमीकंडक्टर का, उसके बाद मैंने मॉडर्न फेज का लेक्चर रिकॉर्ड किया है 1 घंटे का, उसके बाद मैंने आपका लेक्चर रिकॉर्ड किया। धन्यवाद। मुस्कुराइए, मेहनत करिए।